Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. Today we are going to start a new chapter, that is chapter political parties. अभी ये चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है। इंडिया एक मल्टी पार्टी सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इंडिया में जो पार्टी सिस्टम है उसमें इलेक्शंस कैसे होता है, जो पार्टीज है इसका फंक्शनिंग क्या होता है, ये जो पार्टीज है रीजनल पार्टीज क्या होता है, मतलब स्टेट पार्टीज क्या होता है, नेशनल पार्टीज क्या होता है, ये दोनों में डिफरेंस हम लोग देखने वाले। और इंडिया का जो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पार्टीज की वजह से चलने वाला जो काम है, सब चीज़ें हम ये चैप्टर में इन डिटेल पढ़ने वाले। नाउ बिफोर गोइंग विद द चैप्टर, if you people have any doubts, if you people have any queries, you can connect me on Instagram. This is my Instagram ID. You can connect me on YouTube also. Now let's begin with the chapter. Political parties are one of the most visible institutions in a democracy. अभी political parties जो होते हैं ये डेमोक्रेसी में सबसे visible institutions होते हैं। डेमोक्रेसी ये जो है ये फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल है, मतलब लोगों के लिए चलता है, लोगों से चलता है। तो ये डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होता है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है उसमें तुम क्या करते हो, अपना एक लीडर चूज करते हो, ठीक है। अभी ये जो लीडर है ये आपको रिप्रेजेंट करता है और रिप्रेजेंट करके आपके लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाता है, आपको मॉनिटर करता है, ठीक है। तो इन द सेम वे जो पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या होती है, रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करती है। एक अपने जो लोग होते हैं उनके लिए वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो किसी भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो सबसे ज्यादा विजिबल होती है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ तो आप सबसे पहले पूछते हो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, यहाँ पे आइडियोलॉजी क्या है, यहाँ पे फिलोसॉफी क्या है। फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब अभी जो ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट है या ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज मतलब हो जाता है। मतलब ये जो आम लोग है, जो कॉमन पीपल है, वो डेमोक्रेसी को क्या समझते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज समझते हैं। उनको लगता है जो डेमोक्रेसी चल रही है, जो देश चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से चल रहा है। पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड बिकॉज ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल डिविजन्स। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये सोशल और पॉलिटिकल डिविजन से अलग अलग हुई है। फॉर एग्जांपल कांग्रेस है जो उसका आइडियोलॉजी अलग है। उसके बाद बीजेपी, ये अलग पार्टी है, इसका आइडियोलॉजी अलग है, उसका फिलोसॉफी अलग है, उनका पॉलिसी मेकिंग अलग है। तो इसके हिसाब से क्या हो जाता है, पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है वो बाइफरकेट होती है। Why it is important to know the nature and the working of the political parties। अभी ये पॉलिटिकल पार्टीज है उसका नेचर जानना, मतलब उसकी फिलोसॉफी क्या है, उनकी आइडिया क्या है, ये जानना जरूरी क्यों है, और वो काम कैसे करते हैं ये जानना जरूरी क्यों है, ये देखते हैं। इन द रिमोट एरियाज ऑफ अ कंट्री लेस द एजुकेटेड पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन और अबाउट द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब जो रिमोट एरियाज है, मतलब जो विलेज लेवल के जो एरियाज है, यहाँ पे जो लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, ठीक है। इलिटरेट लोगों को पता नहीं होता संविधान क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, गवर्नमेंट का मशीनरी फंक्शन कैसे करता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, गवर्नमेंट के पास पावर्स कितने हैं, और गवर्नमेंट कौन से नेचर से काम करता है, ये रिमोट लोगों को पता नहीं होता, विलेजेस लेवल को लोगों को पता नहीं होता। बट देयर इज अ फेयर चांस दैट दे नो समथिंग अबाउट द पॉलिटिकल पार्टीज। पर लोगों को ये पता होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अपनी जो गांव की जो पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी जो रीजनल पार्टी है, उसके लीडर्स कौन है, ठीक है, उनके लीडर्स की आइडियोलॉजी क्या है, वो लीडर्स उन्होंने वो क्या काम कर रहे हैं, वो उनको पर्सनली पहचानते हैं। इसलिए सबसे ज्यादा ये पॉलिटिकल पार्टीज को जो जनरल लोग पहचानते हैं वो किसको पहचानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को पहचानते हैं। मीनिंग ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है उसका मीनिंग क्या है, पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका ये मेन एम होता है इलेक्शन में कंटेस्ट करना और इलेक्शन में जीतना। अभी फॉर एग्जांपल ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप है, एक ग्रुप में एक ग्रुप है लोगों का, वो क्या करता है, एक साथ आ जाता है, यूनाइट हो जाता है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के बाद वो क्या करेंगे, अपने व्यूज सामने रखेंगे, ठीक है, कि हम हमारा देश ऐसा चलाने वाले, हमारे पॉलिसीज ऐसे होंगे, हम जो है हमारा गवर्नमेंट का फ्यूचर ऐसा बनाना चाहते हैं। उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होगी, वो भी उनका भी एक ग्रुप होगा, उनकी भी सोच अलग होगी। ए ग्रुप से बी की सोच क्या होगी, बहुत अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बीजेपी कर देते हैं फॉर द टाइम बिंग, बीजेपी और कांग्रेस, ये दोनों बहुत अलग अलग पार्टीज है, इनकी सोच अलग है, उनका वे ऑफ वर्किंग अलग है, उनके लीडर्स भी अलग है। पॉलिटिकल पार्टीज एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। अभी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये क्या करती है, रूल्स फ्रेम करती है, पॉलिसीज बनाती है, किसके लिए, लोगों के लिए। जब वो गवर्नमेंट में आते हैं तो नए नए पॉलिसीज और रूल्स इंट्रोड्यूस करते हैं जिससे कि क्या होना चाहिए, लोगों का सोशल वेलफेयर होना चाहिए, लोगों का जो लाइफ है वो पहले से ज्यादा बेहतर होना चाहिए। पार्टीज ट्राई टू परसुएड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन द अदर्स। फॉर एग्जांपल इलेक्शन के पहले जो होता है
वो पार्टीज के बीच में बहुत बड़ा राइवलरी का टाइम होता है। इसमें एक ये जो पार्टी होती है वो अपने प्रोमिसेस सामने रखती है कि हम अगर इलेक्शन में जीत गए तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी फ्री देंगे, हम आपके जो लोन होंगे वो फ्री कर देंगे, ठीक है। दूसरी पार्टी होगी वो भी अपने एजेंडा सेटअप कर देंगे, वो सोशल इश्यूज को उठाएंगे, वो बोलेंगे कि हम जो है यहाँ पे मंदिर बना देंगे, टेम्पल बना देंगे, हम जो है लोगों के जो एग्रीकल्चर लोगों के जो फार्मर्स के जो लोन है वो पूरे पे ऑफ कर देंगे, लोगों को हम अगले 2 साल के लिए टैक्स फ्री कर देंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग लोग क्या करते हैं, अपने आइडिया से, अपने पॉलिसीज से लोगों को, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, और जिससे कि लोग क्या करेंगे, उनको वोट करेंगे और वो पावर में आएंगे। दे सीक टू इंप्लीमेंट दिस पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। अभी ये पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कैसे कब कर सकते हैं वो, जब वो पावर में आएंगे, जब वो इलेक्शन में जीतेंगे। Political parties reflect fundamental political division in a society. Parties are about the part of the society and thus involve partisanship. अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये सोसाइटी में डिवीजन भी करा देती है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग होंगे जो बीजेपी को फॉलो करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं वो कांग्रेस को भी फॉलो करते हैं। अभी ये जो लोग बीजेपी को फॉलो करते हैं ये दोनों में डिवाइड आ गया, मतलब बीजेपी को फॉलो करने वाले लोग अलग है, कांग्रेस को फॉलो करने वाले लोग अलग। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या करती है, एक सोसाइटी में डिवीजन क्रिएट कर देती है, लोग आइडियाज के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं विद इन द कंट्री, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, पार्टीसनशिप। पार्टीसनशिप मतलब यहाँ पे मैंने डेफिनेशन दिया है, पार्टीसनशिप मतलब एक ऐसा आदमी जो स्ट्रांगली एक पार्टी को बहुत ज्यादा फॉलो करता हो, उसको डेडिकेटेडली बहुत ज्यादा फॉलो करता हो, उसके पॉलिसीज मानता हो और बहुत सालों से वो पार्टी के लिए काम कर रहा हो या उसकी सोच के लिए काम कर रहा हो, उसको क्या बोला जाता है, पार्टीसन बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी का कोई आदमी है, वो बहुत सालों से बीजेपी को ही फॉलो कर रहा है, ब्लाइंडली फॉलो कर रहा है, उसके पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है, उसके आइडियाज को प्रमोट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पार्टीसन हो गया। इससे क्या हो जाता है, एट द एंड ऑफ द डे कंट्री में डिवीजन आ जाता है। Thus a party is known by which part it stands for, which policies it supports and whose interest it upholds। तो मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका नाम कैसे बनता है, वो कौन से पॉलिसीज को फॉलो करती है, ठीक है, वो कौन से ग्रुप को सपोर्ट करती है, कौन से इंटरेस्ट को फॉलो करती है, जब गवर्नमेंट में आ रही है तो कौन से लोगों का उद्धार हो रहा है या कौन से इंटरेस्ट को लेके वो आगे चल रही है, उससे वो पॉलिटिकल पार्टी को पहचाना जाता है। अभी पॉलिटिकल पार्टीज है उसके 3 कॉम्पोनेंट होते हैं। एक तो होता है लीडर। लीडर मतलब पार्टी का हेड होता है जो पार्टी को चलाता है, ठीक है, पार्टी के मेन डिसीजंस लेता है। दूसरे होते हैं एक्टिव मेंबर्स। एक्टिव मेंबर्स मतलब अभी बीजेपी की अगर हम बात करेंगे, बीजेपी में लीडर कौन है, मोदी जी है, ठीक है, ये बीजेपी के क्या हो गए, लीडर हो गए। अभी बीजेपी के एक्टिव मेंबर्स कौन हो जाएंगे, अमित शाह हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह हो जाएंगे, राजनाथ सिंह, उसके बाद राजनाथ सिंह के बाद पीयूष गोयल जी है, पीयूष गोयल जी, ठीक है, उसके बाद जयशंकर है, उनके बहुत ज़्यादा रील वायरल होते हैं, डिप्लोमेसी के लिए बहुत जाने वाले हैं, उनके जो कम्युनिकेशन है वो बहुत बेहतरीन है, आप लोग रील्स में देख सकते होंगे। उसके बाद होता है फॉलोअर्स। अभी ये जो फॉलोअर्स होते हैं ये पार्टी के बस कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ता मीन्स वो पार्टी का काम करते हैं, रोज का पार्टी के जो प्रोटेस्ट में होते हैं वो पार्टिसिपेट करने वाले ये लोग होते हैं, मेन फंक्शन करने वाले होते हैं फॉलोअर्स, ठीक है। और ये जो लीडर्स होते हैं और एक्टिव मेंबर्स होते हैं ये डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं। कोई भी डिसीजन होता है ये डिसीजन का काम करते हैं, और जो फॉलोअर्स होते हैं वो डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होते ही है। अभी फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या है, फंक्शन मतलब वर्क। पॉलिटिकल पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। अभी ये सबसे प्राइमरी वर्क है किसका, पॉलिटिकल पार्टीज का। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है तो वो पावर में आने के लिए बन रही है, वो इलेक्शन कंटेस्ट करेगी ही करेगी। इन द मोस्ट डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो क्या करती है, अगर इलेक्शन हो रहा है तो वो अपने खुद के कैंडिडेट सामने रखती है। कैंडिडेट्स मतलब अगर ये स्पेसिफिक महाराष्ट्र का एरिया तो महाराष्ट्र के एरिया में से कौन से आदमी ने इलेक्ट होना चाहिए, कौन से आदमी को हमारे पार्टी की तरफ से खड़ा करना चाहिए। पार्टी सिलेक्ट दिस कैंडिडेट्स इन द डिफरेंट वेज। अभी कौन सा आदमी खड़ा होना चाहिए कौन से एरिया में इलेक्शन के लिए, ये पार्टीज का अलग अलग वे होता है। फॉर एग्जांपल यूएसए जो कंट्री है वहां पे पार्टीज जो कौन सा कैंडिडेट कौन से एरिया से खड़ा होना चाहिए ये लोग खुद डिसाइड करते हैं। पर इंडिया जैसी जगह पे कौन डिसाइड करता है, पार्टी के टॉप लीडर्स डिसाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंडिया में पब्लिक डिसाइड नहीं करती कि कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, पर यूएसए में पब्लिक डिसाइड करती है कि प्रेसिडेंटशिप के लिए खड़ा कौन होगा, ठीक है। Next step, parties put forward different policies and program and the voters choose from them. Each of us have different opinions and views on what the policies are suitable for the society. अभी इंडिया में पॉपुलेशन, इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री। अभी इंडिया में इतने सारे लोग हैं तो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होंगे, अलग अलग सोच होगी, थॉट प्रोसेस होगी, लोग अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके डिमांड्स भी अलग अलग होगी, ठीक है।
अभी उनके अगर डिमांड्स अलग अलग होगी अगर, तो ये पॉलिटिकल पार्टीज फंक्शन कैसे कर पाएंगे? सब लोगों के डिमांड्स तो एक साथ फॉलो नहीं कर सकते। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? कॉमन प्लेटफॉर्म डेवलप करती है, कॉमन पॉलिसीज डेवलप करती है, जिससे कि महाराष्ट्र के भी लोगों को बेनिफिट हो, जिससे कि गुजरात के लोगों को भी बेनिफिट हो, जिससे कि अरुणाचल प्रदेश के भी लोगों को बेनिफिट हो। ठीक है, कॉमन ग्राउंड ढूंढती है। But no government can handle such a large variety of views. In a democracy, large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction. मतलब ये सब लोगों के जो ओपिनियन है, एक कॉमन ग्राउंड ये लोगों के ओपिनियन में ढूंढना पड़ेगा, जिससे गवर्नमेंट वो पॉलिसी उसके हिसाब से फ्रेम कर सकती है। A party reduces a mass multitude of opinions into a basic पोजीशन विच इट सपोर्ट्स। लोग गवर्नमेंट क्या करती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, लोगों के अलग अलग ओपिनियन कलेक्ट करती है, अलग अलग डिमांड्स कलेक्ट करती है और देखती है मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड्स किसकी है, और वो डिमांड्स पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। और जो ये पॉलिसीज बनाने का काम कौन करती है? रूलिंग पार्टी करती है, जो इलेक्शन में जीत गई है। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉस फॉर द कंट्रीज। अभी जो पार्टीज होती है ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, इलेक्शन में जीत जाती है। फॉर एग्जांपल हम बीजेपी की अगर बात करें, जो इलेक्शन में जीती है, बीजेपी के 300 प्लस मेंबर्स है जो इलेक्शन में जीते हुए हैं। और ये कहाँ पे बैठे? 300 से ज्यादा मेंबर्स ये लोकसभा में बैठे हुए हैं। अभी लोकसभा में ये जो मेंबर्स बैठे हुए हैं, लोकसभा के जो मेंबर्स है ये पॉलिटिकल पार्टीज के ही मेंबर्स है। वो क्या करेंगे? यहाँ पे लॉ मेकिंग का काम करेंगे, मतलब जो लॉज बन रहे हैं उसको डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंडिया के लिए लॉ कैसे अच्छा और बनाया जा सकता है उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ये पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स ही होते हैं जो लॉ मेकिंग का काम करते हैं। ठीक है, फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास्ड इन द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर मतलब लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडरशिप। अब फॉर एग्जांपल ये 300 मेंबर्स जो है ये बीजेपी के मेंबर्स है, तो बीजेपी के जो लीडर्स बोलेंगे या बीजेपी के जो पार्टी का डिसीजन होगा ये सारे 300 के मेंबर्स को सुनना पड़ेगा, वो अपना खुद का ओपिनियन अलग नहीं रख सकते। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन बिल है वो पास हुआ था। अभी ये वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बिल ये सारे 300 मेंबर्स को एग्री करना ही पड़ेगा। अगर बीजेपी पार्टी ने उसको बोला है कि ये बिल हम एग्री कर रहे हैं, तो सारे 300 मेंबर्स उसके अपोज में नहीं बोल सकते, उनको पार्टी को ही फॉलो करना पड़ेगा। पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो इलेक्शन में क्यों जीतती है, इलेक्शन में क्यों कंटेस्ट करती है? क्योंकि उनको पावर में आना है। पावर में जब आ रही है तो क्या करती है? कंट्री रन करने का काम करती है, कंट्री चलाने का काम करती है। पॉलिटिकल पार्टीज एग्जीक्यूट दैट कम फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज रिक्रूट लीडर्स। अभी जब ये गवर्नमेंट उनको रन करना है तो उनके खुद के पॉलिसीज होते हैं। अभी पॉलिसीज होते हैं तो वो अपना जो गवर्नमेंट रन करने का काम है वो अपने खुद के लीडर्स को ही देंगे। ठीक है, अपने लीडर्स को देंगे तो वो लीडर्स को क्या करते हैं? गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको ट्रेन भी करते हैं, उनको अलग अलग प्रोग्राम्स उनके लिए रखे जाते हैं, अलग अलग पॉलिसीज रखे जाते हैं, जिससे कि देश कैसे चलाना है, देश को और कैसे आगे बढ़ाना है उसका ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। ये ट्रेनिंग कौन देता है? पॉलिटिकल पार्टीज देती है। पार्टीज प्ले अ रोल ऑफ अपोजिशन। अभी दो पार्टीज होती है। ठीक है, एक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीत जाती है, दूसरा पार्टी जो है वो इलेक्शन हार जाती है। अभी इसमें एक एग्जांपल देखते हैं, बीजेपी है वो इलेक्शन जीत गई इसलिए बीजेपी आज पावर में है, कांग्रेस इलेक्शन हार गई इसलिए वो अपोजिशन में है। ठीक है, अभी ये कांग्रेस इसमें क्या हो जाएगी? अपोजिशन हो जाएगी, और ये जो बीजेपी है इसको क्या बोलेंगे? रूलिंग पार्टी बोलेंगे। रूलिंग पार्टी मतलब जो आज सरकार चला रही है। अभी जो बीजेपी है ये क्या करते हैं? टाइम टू टाइम अपने पॉलिसीज लाते हैं, अपने लॉज बनाते हैं। अभी ये लॉज में क्या कमियां हैं या ये लॉज में क्या अच्छा और कर सकते हैं, या ये लॉस को क्रिटिसाइज करने का काम कौन करता है? ये अपोजिशन के लोग करते हैं। आप लोगों को लगता होगा कि राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी ये हर बार मोदी जी को क्या करता रहता है? क्रिटिसाइज करता रहता है। क्यों करता रहता है क्रिटिसाइज? क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, उसका काम ही है रूलिंग पार्टी को अपोज करना, उसमें गलतियां ढूंढना। अगर ये रूलिंग पार्टी की अगर गलतियां नहीं ढूंढेंगे, अगर उनको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, तो ये जो रूलिंग पार्टी है वो क्या हो जाएगी? एक ही दिन में डिक्टेटर हो जाएगी, मतलब अपनी खुद की मनमानी करेगी। तो ये सोल ऑफ द डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए या डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपोजिशन होना भी जरूरी है। राहुल गांधी जैसे लोग होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जो ये रूलिंग पार्टी के काम में गलतियां ढूंढे। ठीक है, Those party that lose in the election play a role in the opposition to the parties in power by voicing different views। वो क्या करते हैं? अपोजिशन का काम करते हैं। उन्होंने जो भी रूल्स बनाए, जो भी लॉज बनाए, उसमें गलतियां ढूंढते हैं और उन गलतियां ठीक करने के लिए बोलते हैं। अपोजिशन पार्टीज ऑल्सो मोबिलाइज अपोजिशन टू द गवर्नमेंट, मतलब वो हर एक इसमें, हर एक पॉलिसी में, हर एक लॉज में उनको क्या करते हैं? अपोज करते हैं। पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। अभी जो पार्टीज होती है ये लोगों की जो थॉट प्रोसेस होती है उसको भी शेप करते हैं।
कैसे शेप करते हैं इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, डिमोनेटाइजेशन में 500 के नोट और 1000 का नोट बंद हो गया था, ठीक है। अभी बीजेपी ने ये रूल लाया था, बीजेपी ने डिमोनेटाइजेशन कंडक्ट किया था, अभी अपोजिशन में कांग्रेस बैठी थी। तो बीजेपी ने क्या बताया कि जो डिमोनेटाइजेशन है वो हम क्यों कर रहे हैं, ये टेरर एक्टिविटीज जो है या जो ब्लैक मनी है इसको कम करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, 500 की नोट 1000 की नोट बंद कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस का क्या मानना था कि ये जो डिमोनेटाइजेशन जो हो रहा है वो फेजेस में होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए। अभी गवर्नमेंट ने सीधा एक ही दिन में 500 के 1000 के नोट बंद कर दिया। इसमें गरीब लोग, जो पुअर लोग थे, गरीब लोग जो थे उनके बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। तो कांग्रेस ने क्रिटिसाइज किया बीजेपी को, जो डिमोनेटाइजेशन किया वो सही नहीं किया। अभी जब तक कांग्रेस अगर क्रिटिसाइज नहीं करती, अगर कांग्रेस अगर लोगों को नहीं बताती कि डिमोनेटाइजेशन जो है वो धीरे धीरे भी किया जा सकता है या डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम्स क्या थे, तो लोगों को समझेगा ही नहीं कि डिमोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम क्या थे। तो ये जो कांग्रेस जो है ये क्या कर रही है, लोगों के ओपिनियन को क्या कर रही है, शेप कर रही है। कैसे शेप कर रही है कि जो काम हो रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, ठीक है। और बीजेपी भी है वो क्या कर रही है, अपना जो काम कर रही है वो उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने की काम कर रही है कि हम जो ये कर रहे हैं ये हम सही कर रहे हैं, ठीक है। तो लोगों के जो व्यूज होते हैं वो ओपिनियंस हो जाते हैं, वो क्या हो जाते हैं, शेप हो जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं यार ये जो बीजेपी कर रही है वो सही कर रही है, फिर कांग्रेस बोलता है जो बीजेपी कर रही है वो सही नहीं कर रही है। जो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों के माइंडसेट को चेंज करते हैं या लोगों का जो व्यू होता है, ओपिनियन होता है, उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। इन द सेम वे पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, लोगों की जो सोच है वो बदलने का काम करती है। दे रेज एंड हाईलाइट इश्यूज, पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके हर जगह पे बहुत सारे मेंबर्स, जगह जगह पे उनके मेंबर्स होते हैं। मेनी ऑफ दिस प्रेशर ग्रुप्स आर एक्सटेंशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी ये जो मेंबर्स उनके जगह जगह पे होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों को समझाने का काम करते हैं, लोगों की सोच बढ़ाने का काम करते हैं। उनको बताते हैं कि ये लॉस बन रहे हैं वो सही बन रहे हैं कि गलत बन रहे हैं, उसमें और क्या कौन से चेंजेस आने चाहिए, बाहर के कंट्रीज में और क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं जिससे कि वो हम इंडिया में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इनके खुद के अलग प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं, ठीक है। इनके खुद के एनजीओज होते हैं, उनके अलग अलग जो यूथ विंग होता है वो अलग होता है, स्टूडेंट्स विंग होता है वो अलग होता है। इससे वो क्या करते हैं, प्रेशर ग्रुप का काम करते हैं, ठीक है। अभी प्रेशर ग्रुप का यूथ विंग होता है वो क्या करता है, अलग अलग जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट के वो स्टूडेंट सेंट्रिक है कि नहीं, वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि नहीं, वो क्या करेंगे, उसके लिए अपोज करेंगे। ये भी किसी के मेंबर्स होते हैं, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज के विंग्स होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट कर रही होती है। पार्टीज समटाइम्स लॉन्च मूवमेंट फॉर द रेजोल्यूशन प्रॉब्लम फेस्ड बाय द पीपल। अभी पार्टीज क्या करती है, बहुत बार मूवमेंट्स भी लॉन्च कर देती है। फॉर एग्जांपल अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा स्टार्ट किया था, राहुल गांधी जी ने, ठीक है, भारत जोड़ो यात्रा। अभी ये यात्रा में वो क्या कर रहे थे, इंडिया को यूनाइट करने का काम कर रहे थे, ये बीजेपी के अगेंस्ट में उनका ये काम कर रहा था। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अपने राइवलरी में या अपने सामने वाले पार्टी को अपोज करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज या ऐसे जो मूवमेंट्स होते हैं अपने लोगों के व्यू के लिए आगे बढ़ाते रहते हैं। नेक्स्ट है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। अभी मैंने पहले बताया जो विलेज लेवल में जो लोग होते हैं वो इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट जो है नए नए कौन से जो बेनिफिट्स है वो लोगों के लिए लेके आ रही है, फार्मर्स के लिए क्या क्या बेनिफिट्स लेके आ रही है। अभी ये लोगों को पता नहीं होता, तो ये लोगों को पता करने का काम कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के जो छोटे मोटे लीडर्स होते हैं या कार्यकर्ता होते हैं वो क्या करते हैं, हर घर जाते हैं और लोगों को बताते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, गवर्नमेंट आपके लिए ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है, आप उसका बेनिफिट लीजिए। फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन इट इज इजी टू अप्रोच अ लोकल पार्टी लीडर। अभी कोई भी गांव का आदमी होता है उसको इजी हो जाता है पॉलिटिकल पार्टी के आदमी से मिलना या पॉलिटिकल जो भी उनका लोकल लीडर होता है उससे मिलना एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। अभी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अपने ऑफिसर्स में बैठते हैं, उनका जो वर्किंग होता है एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पर ये जो आम आदमी होते हैं, जो विलेज लेवल पे जो लोग होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर से थोड़ा सा उनको डर लगता है, और पॉलिटिकल लीडर होता है वो उनसे बहुत ज्यादा फैमिलियर होता है, तो किसके पास जाना पसंद करते हैं, लोकल लीडर के पास जाना पसंद करते हैं, जो उनके घर में भी कभी कभी आता है। दैट इज वाई यू फील क्लोज टू द पार्टीज इवन वे डू नॉट फुल्ली ट्रस्ट देम। इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनमें ये लोगों का क्या हो जाता है, भरोसा बैठ जाता है, और वो सबसे पहले किसके पास जाते हैं, लोकल लीडर के पास जाते हैं। पार्टीज हैव टू बी रिस्पॉन्सिव टू द पीपल्स नीड्स एंड डिमांड्स। अभी जो पार्टीज होती है उनको लोगों के डिमांड सुनने ही पड़ते हैं। अगर उनको इलेक्शन में जीतना है तो लोगों के जो भी क्वेश्चन है उनको सबसे पहले सॉल्व करना पड़ता है, ये पार्टीज का बड़ा काम होता है। अदरवाइज पीपल कैन रिजेक्ट दोस पार्टीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन। अगर उन्होंने लोगों का नहीं सुना, अगर लोगों के डिमांड्स पूरे नहीं किए तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो पार्टी क्या हो जाएगी, वो पार्टी को इलेक्शन में
हरा दिया जाएगा, या लोग उसको वोट नहीं करेंगे। ये सेम केस कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब में जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये आया नहीं, ये आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट आया। ये फार्मर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था एमएसपी के लिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। उसके बाद उन्होंने जो बीजेपी है उसको वोट नहीं किया। उसके बाद अभी पंजाब में कौन सा गवर्नमेंट है? आम आदमी पार्टी का गवर्नमेंट है। इससे ये बहुत बड़ा लाइव एग्जाम्पल है आपके लिए। नेक्स्ट है नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इसकी जरूरत क्यों है? कोई भी कंट्री है, वर्ल्ड में सारे कंट्रीज सब में पॉलिटिकल पार्टीज है, एक तो भी पॉलिटिकल पार्टी, चाइना जैसे देश में भी वन पॉलिटिकल पार्टी है। तो कोई भी कंट्री चलाने के लिए तुमको पॉलिटिकल पार्टी क्यों चाहिए होता है? Why modern democracies cannot exist without political parties? Without existence of the parties, following situation में arise। अगर political parties नहीं रहेंगी तो ये situation हो सकती है, ठीक है। Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promise to the people without any major policy change। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक एग्जाम्पल जहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे बस एक सिंगल आदमी है, यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, नो पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी का प्रेजेंस पूरे इंडिया में है, ठीक है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, यूपी में है, बिहार में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में है, सब स्टेट्स में है, ठीक है। अब ये पॉलिटिकल पार्टी अपना खुद का एक कैंडिडेट खड़ा करती है। अब ये कैंडिडेट जो खड़ा रहेगा, ये पॉलिटिकल पार्टी बहुत सालों से रिकॉग्नाइज्ड है, लोगों का उस पर भरोसा है। अब ये जो कैंडिडेट होगा, भले ये कैंडिडेट को लोग पहचानते नहीं है पर पार्टी को तो लोग पहचानते हैं, ठीक है। तो ये कैंडिडेट जो खड़ा होगा ये अपने प्रोमिसेस देगा, ठीक है, कि मैं अगर इलेक्शन में जीत गया, अगर मैं पावर में आ गया तो मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा, मैं लोन फ्री कर दूंगा, मैं टैक्स फ्री कर दूंगा, मैं गैस का जो टैंक है वो 200-300 रुपए से कम कर दूंगा, ये प्रोमिसेस देगा। अभी यहाँ पे जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, ये जनरल पब्लिक को क्या मिल जाएगा? एक भरोसा मिल जाएगा कि चलो ये आदमी तो है, ये आदमी को हम भले ही नहीं पहचानते पर पार्टी को तो पहचानते हैं। अगर यहाँ पे ये आदमी ने हमारे प्रोमिसेस पूरे नहीं किए तो हम किसको पकड़ेंगे? पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ेंगे। मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है? यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, ठीक है। यहाँ पे दोनों मिल रहा है, लोग को भरोसा गेन हो रहा है, यहाँ पे ट्रस्ट भी लोगों का गेन हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती तो ये आदमी है, ये क्या करेगा? अपने अकेले दम पे खड़ा रहेगा, ठीक है, अकेले दम पे खड़ा रहेगा और लोगों को प्रोमिसेस देगा, ठीक है, कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा, ठीक है, मैं जो वुमेन है उनके लिए जो बसेस है वो फ्री कर दूंगा, फ्री बसेस फॉर वुमेन, फ्री बसेस। अभी ये आदमी जब इलेक्शन जीत जाता है, ठीक है, अभी जीत जाने के बाद वो काम अगर ठीक से नहीं कर पा रहा है, अगर वो फेल हो जाता है अपने काम करने में, और ये जनरल पब्लिक है, वो अभी किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी में रखेगी? ये आदमी को रखेगी। पर ये अगर आदमी भाग गया, ठीक है, ये आदमी अगर अपना गांव छोड़ के, अपना शहर छोड़ के कहीं और भाग गया, पैसे लेके भाग गया, तो ये गवर्नमेंट किसको पकड़ेगी? यहाँ पे कोई अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है क्या? कोई यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज में, यहाँ पे लोगों का ट्रस्ट गेन नहीं हो पाता, ठीक है। Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises। अगर सिंगल कैंडिडेट अगर उसने प्रॉमिस भी कर लिया तो लोग उस पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। द गवर्नमेंट में भी फॉर्म बट इट्स यूटिलिटी विल रिमेन अनसर्टन। मतलब गवर्नमेंट, ये अकेला आदमी, ये गवर्नमेंट अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म तो कर लेगा पर ये इसकी अनसर्टेनिटी रहेगी, ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, ये आदमी कभी भी भाग के जा सकता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। अभी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, जो पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो क्या रहते हैं? अपने लोकेलिटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो भाग नहीं सकता, पॉलिटिकल पार्टी के लोग उसको ढूंढ के ही निकालेंगे। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट द नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत। अभी जो पंचायत है, इंडिया में पंचायत सिस्टम है, पंचायत में अलग अलग इलेक्शन होते हैं, वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्शन नहीं होते, वहाँ के गांव के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज वो इलेक्शन देते हैं। वहाँ पे एक सिंगल आदमी खड़ा होता है, ठीक है, वहाँ पे जो सिंगल लोग होते हैं वो खड़े होते हैं, पर वो अपने व्यूज से और अपनी आइडियाज से बाइफरकेटेड होते हैं, ठीक है। तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे भी क्या हो रहा है? लोगों में क्या हो रहा है? डिफरेंशिएशन आ रहा है, लोगों में अलग अलग विजन की वजह से, अलग अलग व्यूज की वजह से लोग भी यहाँ पे क्या हो रहे हैं? बाइफरकेट हो रहे, डिवाइड हो रहे। दिस इज द रीजन वी फाइंड पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसी की वजह से क्या हो रहा है कि अगर पार्टी भी रखो या नहीं रखो, क्या हो रहा है? लोगों में डिवाइडेशन भी आ ही रहा है। तो पॉलिटिकल पार्टीज रखना बेनिफिशियल हो जाता है सब कंट्रीज के लिए, भले वो आज कंट्री छोटी है, बड़ी है, ओल्ड है, न्यू है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, सब कंट्रीज को क्या करना पड़ता है? पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रस्ट बनाने के लिए रखना पड़ता है। The rise of the political party is directly linked to the emergence of the representative government। अभी representative government मतलब क्या? अभी इंडिया है, इंडिया इज अ पॉपुलस कंट्री, इतनी सारी पॉपुलेशन इंडिया में, आज एस्टिमेटेड 135 CR पॉपुलेशन है। अभी तक इंडिया का जो पॉपुलेशन काउंटिंग है वो नहीं, पर रफ 135 CR बोल सकते हैं।
अभी 135 सीआर लोग अगर हर रोज अपना लॉ मेकिंग का काम करे तो लॉ कभी बन पाएगा क्या? क्योंकि हर एक आदमी का अलग अलग ओपिनियन होता है, ठीक है, उसका ओपिनियन उसके अलग अलग कल्चर से आता है, तो ये गवर्नमेंट रन कर पाना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। इसलिए इंडिया में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब क्या, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, अगर ये ग्रुप ऑफ पीपल है, वो ये ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, अपना एक लीडर चूज करते हैं, ठीक है, उसके इलेक्शन में उसका एक लीडर चूज किया जाता है और ये लीडर पूरे ये ग्रुप को क्या करता है, मॉनिटर करता है, गवर्न करता है, उनके लिए रूल्स बनाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। लार्ज सोसाइटी नीड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, दे नीड सम वेज टू ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेशन टुगेदर सो दैट द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। अभी ये रिप्रेजेंटेशन से क्या हो जाता है, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाता है। मतलब ये अकेला अगर आदमी काम करेगा तो ये आदमी को बाद में रिस्पॉन्सिबल पकड़ा जाएगा, अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है तो ये आदमी को पकड़ा जाएगा, ठीक है। पर अगर ग्रुप काम कर रहा है तो कोई ग्रुप को पकड़ सकते हैं कि अगर पूरा इंडिया काम कर रहा है, 135 सीआर लॉ बना रहे हैं, तो किसको रिस्पॉन्सिबल रखेंगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक बड़ा इशू हो जाता है। दे नीड अ मैकेनिज्म टू सपोर्ट एंड रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज जस्टिफाई एंड अपोज देम। उनको एक मैकेनिज्म चाहिए, एक मैकेनिज्म गवर्नमेंट रन करने के लिए चाहिए जिससे कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर पाए, उसमें पॉलिसीज बना पाए और गवर्नमेंट को अच्छी से चला पाए। पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल दिस नीड्स दैट एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का क्या नीड जो होता है, वो जरूरत जो होती है, वो सेटिस्फाई कर देती है। हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज डू वी हैव? अभी इंडिया जो है ये मल्टी पार्टी सिस्टम पे चलता है, ठीक है। ये चाइना जो है, चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, ठीक है। और मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज है, इसलिए इंडिया को मल्टी पार्टी सिस्टम बोला जाता है। वी कैन नॉट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन। अभी चाइना में वन पार्टी सिस्टम है, चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। अभी एक पार्टी है, मतलब चाइना में इलेक्शन कैसे होते हैं, चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अगर प्रेसिडेंटशिप का अगर इलेक्शन होना है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में चाइना क्या करता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना होते हैं, उसके ही 3 अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, ए, बी और सी, मतलब एक ही पार्टी के 3 अलग अलग कैंडिडेट होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं और लोग जो होते हैं वो इनके लिए वोट करते हैं, ठीक है। जो भी कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिलता है वो क्या बन जाता है, प्रेसिडेंट बन जाता है। तो ये क्या हो गया, एक ही पार्टी डोमिनेट कर रही है, दूसरी पार्टी को सामने खड़ा भी नहीं होने देते चाइना के लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये डेमोक्रेटिक नहीं, इट इज नॉट डेमोक्रेटिक। एनी डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट अलाउ एटलीस्ट 2 पार्टीज टू कम्पीट इन द इलेक्शन। अभी जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का सोल क्या है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के व्यूज समझने चाहिए। तो डेमोक्रेसी के लिए कंपलसरी हो जाता है मिनिमम 2 पार्टी होना। ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। चाइना इज द 1 पार्टी सिस्टम, दैट इज कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट पार्टी। अभी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए मिनिमम कितनी चाहिए, 2 अलग अलग पार्टीज चाहिए, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग ओपिनियन होंगे, ठीक है। इसका ओपिनियन 1 होगा, इसका ओपिनियन 2 होगा, मतलब ऐसे लोग भी तो हो सकते हैं ना, उनकी सोच कुछ अलग हो सकती है, तो 2 एटलीस्ट लोगों को बेनिफिट मिल जाता है अपनी क्रिटिसाइज करने का या गवर्नमेंट बनाने का। 2 पार्टी सिस्टम, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन द 2 मेन पार्टीज। 2 पार्टी सिस्टम में मतलब जो पावर जो होती है एटलीस्ट 2 पार्टीज में डिवाइड होती है, एक बार जो एक पार्टी आती है पावर में या दूसरी पार्टी आ जाती है। सेवरल अदर पार्टीज में एग्जिस्ट कंटेस्ट इलेक्शन एंड विद अ फ्यू सीट्स इन द नेशनल लेजिस्लेचर, बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजॉरिटी सीट्स टू फॉर्म गवर्नमेंट। मतलब अलग छोटे छोटे पार्टीज भी वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है, पर 2 ही ऐसे बड़े पार्टीज होती है जिनके पास सीरियस चांस होता है कि अपनी खुद की सरकार वो बना पाए। फॉर एग्जाम्पल यूएसए, यूके में क्या होता है, ये जो है कंजर्वेटिव्स, ये जो लेबर पार्टी है और ये कंजर्वेटिव्स है, ये कहाँ पे है, ये यूके में है, ठीक है। और ये दूसरा है डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, ये 2 पार्टी कहां पे है, ये यूएसए में है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, 2 पार्टी सिस्टम हो जाता है। अभी इंडिया जो है, इंडिया क्या है, इंडिया इज अ मल्टी पार्टी सिस्टम। सेवरल पार्टीज कंपीट फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ कमिंग टू पावर। मतलब इंडिया में बस 2 ही पार्टीज का रीजनेबल चांस नहीं है पावर में आने का, 2 से ज्यादा पार्टीज भी हो सकती है जो अपना खुद का गवर्नमेंट बना सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे देखो कोएलिशन गवर्नमेंट है इंडिया में, कोएलिशन गवर्नमेंट मतलब एक से ज्यादा पार्टी क्या करती है, उनके पास अगर रिक्वायर्ड मेंबर्स नहीं हो तो अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं अलग अलग पार्टीज मिलके। एग्जांपल है इसका इंडिया और फ्रांस। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट इज फॉर्म बाय द वेरियस पार्टीज कमिंग टुगेदर इन अ कोएलिशन। अभी कोएलिशन का मैं मतलब बता दूं, कोएलिशन जो होता है इसका डिफरेंस भी हम बाद में देखने वाले हैं, पर कोएलिशन मतलब अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट बनाने के लिए 50% आपको क्या चाहिए होता है, मेंबर्स चाहिए होते हैं। अगर बीजेपी के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे बस 200 मेंबर्स होते
और कितने मिनिमम चाहिए, 250 मेंबर्स आपको लोकसभा में गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए। अगर 200 मेंबर्स ये बीजेपी के पास है तो बीजेपी को क्या करना पड़ेगा, शिवसेना से 50 मेंबर्स लेने पड़ेंगे, शिवसेना या बाकी दूसरे पार्टी से, और ये अपना क्या कर सकते हैं, शिवसेना और बीजेपी मिलकर अपना खुद का गवर्नमेंट बना सकती है। तो ये रिक्वायर्ड मेंबर्स कितने हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। अगर 250 मेंबर्स उनके पास है तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी खुद की गवर्नमेंट बना सकती है। तो यहाँ पे बीजेपी और शिवसेना क्या कर रही है, साथ में आ रही है और अपना खुद का गवर्नमेंट बना रही है। मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब ये जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये है इंस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का केस देखते हैं। महाराष्ट्र में अभी महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट था, ठीक है, महाराष्ट्र बहुत ज्यादा अनस्टेबल गवर्नमेंट चल रहा है। महाविकास आघाड़ी मतलब यहाँ पे जो शिवसेना थी, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, ये तीनों ने मिलकर महाराष्ट्र में क्या किया था, अपनी खुद की गवर्नमेंट बनाई थी। अब ये गवर्नमेंट कितने 2-1.5 साल में ही क्या हो गई, गिर गई। और उसके बाद जो शिवसेना है, शिवसेना में स्प्लिट आ गया और उसमें आपको आगे का पॉलिटिक्स तो पता ही है। तो कैसे ये जो मिक्स मल्टी पार्टी सिस्टम होती है ये क्या हो जाती है, इसमें पॉलिटिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होती है, गवर्नमेंट कभी भी गिर जाती है। At the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. पर इसका बेनिफिट क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट भी क्या है, ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के इंटरेस्ट को क्या करती है, सुनती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों के ओपिनियन को क्या किया जाता है, यहाँ पे सुना जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है गवर्नमेंट बनाने की। मतलब हर एक चीज के पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। नेक्स्ट है कोलिशन गवर्नमेंट। अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट है, इट इज अ गवर्नमेंट रन बाय अ ग्रुप ऑफ पार्टीज इन कोऑर्डिनेशन with one another in the multiple political party corporate reduce dominance of one party within the coalition। अब ये कोलिशन गवर्नमेंट में क्या हो जाता है, मैंने पहले बताया, वापस एक बार बता देता हूं। फॉर एग्जांपल लोकसभा है, लोकसभा में है 543 मेंबर्स, ठीक है। अभी लोकसभा में अगर आपको सरकार बनानी है, केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट आपको अगर बनानी है तो आपको मिनिमम कितने चाहिए, 275 सीट्स चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, 273 चाहिए होता है, मैं एग्जाम्पल रख रहा हूं, ठीक है। कितने चाहिए सीट, 275। अभी अगर यहाँ पे अलग अलग पार्टीज है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस के बाद तृणमूल कांग्रेस है, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना है, ठीक है। अभी ये जो पार्टीज है, अलग अलग पार्टीज का इलेक्शन हो गया। अभी बीजेपी है, बीजेपी के पास आए 200 सीट्स, कांग्रेस के पास आए 100 सीट्स, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस के पास आए 70 सीट्स और शिवसेना के पास आए 80 सीट्स। अभी यहाँ पे कितने सीट्स चाहिए, 275 सीट्स मिनिमम चाहिए। तो बीजेपी अपनी सरकार बना सकता है कि नहीं, क्योंकि इनके बस 200 मेंबर्स ही इलेक्ट होके आए, तो बीजेपी अपनी सरकार यहाँ नहीं बना सकता। पर बीजेपी अगर शिवसेना ये दोनों अगर साथ में आ जाए तो टोटल कितना हो जाता है, 280 टोटल हो जाता है, मतलब 275 से ज्यादा है। तो ये बीजेपी और शिवसेना मिलके क्या करेंगे, अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएंगे और अपना दोनों मिलके गवर्नमेंट बनाएंगे। उनके खुद के लीडर्स क्या होंगे, ये खुद के लीडर्स अपने गवर्नमेंट चलाएंगे। मतलब दोनों पार्टीज को यहाँ पे चांस मिल रहा है गवर्नमेंट चलाने का। इसी को क्या बोला जाता है, कोएलिशन गवर्नमेंट। When several parties in the multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called as alliance or a fund or a front। अभी ये जो कोएलिशन गवर्नमेंट होता है वो इलेक्शन के बाद लोग एक साथ आते हैं, पर जब इलेक्शन के पहले ही अगर बीजेपी और शिवसेना डिसाइड कर ले कि हम जो है हम साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं और हम दोनों क्या है, एक ही पार्टी है, मतलब हम कंबाइन है, इसको क्या बोलेंगे, अलायंस बोलेंगे, ठीक है। और जो कोएलिशन होता है वो इलेक्शन होने के बाद जब मजबूरी में तुमको एक दूसरे का साथ देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट। मतलब अलायंस और कोएलिशन गवर्नमेंट हम थोड़ा सा डिफरेंस भी आगे देखने वाले, तब मैं और समझा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया देयर आर 3 मेजर अलायंसेस। अभी इंडिया में 3 मेजर अलायंसेस है। एक तो है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तीसरा है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और तीसरा है लेफ्ट फ्रंट। अभी ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है ये बीजेपी लेड अलायंस है, ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो है ये कांग्रेस लेड अलायंस है, और ये जो लेफ्ट फ्रंट है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये अलायंसेस इसमें होता है, लेफ्ट फ्रंट वाले लोग, ठीक है। तो ये 3 अलायंसेस इंडिया में है। अभी जो अलायंस है और कोएलिशन है इसका डिफरेंस मैं ठीक से बता देता हूं। व्हेन 2 और मोर पार्टी जॉइन हैंड्स फॉर पर्पस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन, मतलब इलेक्शन होने से पहले वो एक दूसरे साथ क्या कर रहे हैं, हैंड्स ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, अलायंस देंगे, मतलब साथ मिलके इलेक्शन में हिस्सा ले रहे, तो इसी को क्या बोलते हैं, एनडीए यूपीए, इसका एग्जांपल हो गया। अभी कोएलिशन मतलब क्या, अभी इलेक्शन हो गए, अभी मजबूरी में एक पार्टी को दूसरे पार्टी को सपोर्ट करना पड़ रहा है और फिर गवर्नमेंट बनानी पड़ रही है, इसको क्या बोलेंगे, कोएलिशन गवर्नमेंट। जैसे बीजेपी और लेफ्ट पार्टी इन्होंने क्या किया है, गवर्नमेंट बनाया। अभी जो अलायंस है इसका और एक बेस्ट एग्जांपल मैं दे सकता हूं, इसका एग्जांपल है, ये है लव मैरिज,
जो शादी है तुम्हारा पहले से ही अच्छे से, तुम अच्छे रिलेशनशिप में थे और फिर तुम्हारी शादी हो गई, ये होता है अलायंस। ठीक है, कोएलिशन मतलब अरेंज मैरिज। ठीक है, अरेंज मैरिज मतलब पहले तुम्हारा कोई रिलेशनशिप नहीं था पर अभी शादी हो गई, इसलिए तुमको साथ में क्या करना पड़ रहा है, रिलेशनशिप निभाना पड़ रहा है, दैट इज कोएलिशन गवर्नमेंट। ये बेस्ट एग्जांपल हो सकता है याद करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ? पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज। अभी जो पार्टी सिस्टम होता है, ऐसा नहीं कि कंट्री को लगा कि अभी हम वन पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, टू पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं होता। वो लोगों की सोशल कंडीशंस के और लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है। इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, इट्स सोशल एंड रीजनल डिविडेंस। मतलब ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे होनी चाहिए? लोगों के सोशल स्ट्रक्चर पे, मतलब तुम्हारा जो एरिया है उसका सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके रीजनल डिवीजन्स में, मतलब कौन से कल्चर के लोग तुम्हारे यहाँ रहते हैं, रीजनल डिवीजन कैसा है। ठीक है, क्या लोग पूरा जो कंट्री वो यूनाइट है। इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड द सिस्टम ऑफ इलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज इवॉल्व्ड अ मल्टी पार्टी सिस्टम, इट हैज बिकम द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी इन सच अ लार्ज कंट्री इज नॉट इजीली एब्जॉर्ब। अभी जो इंडिया है जो मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे बना? इंडिया तो पहले से मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं था। ठीक है, पहले इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तब तो एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस इलेक्शन करती थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, अलग अलग पार्टीज पिक्चर में आने लग गई। अभी ये मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे हुआ? इंडिया का जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा डाइवर्स कल्चर है। ठीक है, मतलब इंडिया में महाराष्ट्र में मराठी लोग होते हैं, गुजरात में गुजराती लोग हैं, ठीक है, तमिलनाडु में तमिल लोग हैं, आंध्र प्रदेश के अलग लोग हैं, ठीक है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट है, वहां पे ट्राइबल लोग और अलग होते हैं। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, इंडिया का जो सोशल स्ट्रक्चर है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो अलग अलग लोगों की जो कल्चर से लोग जब बिलोंग करते हैं उनके अलग अलग डिमांड्स होती है, अलग अलग ओपिनियंस होते हैं। अभी वही अलग अलग ओपिनियंस वो क्या करेंगे, अलग अलग ओपिनियंस से अपने अलग अलग डिमांड्स रखेंगे। तो अलग अलग डिमांड्स एक ही पार्टी सॉल्व कर सकती है क्या? अलग अलग डिमांड्स के लिए अलग अलग पार्टीज लगेंगी। इसलिए इंडिया का जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ? मल्टी पार्टी सिस्टम से हुआ। पर इंडिया भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, टू पार्टी सिस्टम में डेवलप होते चला जा रहा है। जैसे कि जो बीजेपी, आज जो डोमिनेंट पार्टीज है वो दो ही है, ठीक है, जैसे कि बीजेपी है और कांग्रेस है। ये दो ही पार्टीज में सबसे ज्यादा राइवलरी चलती रहती है। तो इंडिया इज ऑल्सो ऑन इट्स वे ऑफ बिकमिंग अ टू पार्टी सिस्टम। पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज। आर पॉलिटिकल पार्टीज फेसिंग क्राइसिस? अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है इसमें कोई क्राइसिस चल रहा है क्या? आर दे अनपॉपुलर एंड द सिटीजंस आर इनडिफरेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज? The available evidence show that this belief is only partly true for India। मतलब आज जो पॉलिटिकल पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज कुछ लोगों के अभी ऐसे इमेजिनेशन हो गया है, लोगों का ऐसे अंडरस्टैंडिंग हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये बस करप्शन करती है, और या जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये बस एक सोल प्रॉफिट के लिए बनी, या बस किसी एक ग्रुप को टारगेट करने के लिए बनी। ये पार्शियली भी करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट भी है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया। मतलब साउथ एशिया का जब स्टडी किया गया तो उनको पता चला कि जो लोग और पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ज्यादा ट्रस्ट नहीं है, भरोसा लोग ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज पे करते नहीं है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दैट द ट्रस्ट इन द पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट मच और नॉट एट ऑल इज मोर देन दोज हु हैव सम और ग्रेट ट्रस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, वो लोगों का पॉपुलेशन क्या है, कम है, और जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं वो लोगों का पॉपुलेशन ज्यादा है। येट द लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन उल्टा बोल दिया। पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट एंजॉय मच ट्रस्ट अमंग द पीपल इन साउथ एशिया। मतलब जो साउथ एशिया में जो लोग हैं, ऐसा स्टडी किया गया कि साउथ एशिया में जो लोग हैं वो लोग, कंट्री के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज पे ट्रस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं करते। द प्रोपोर्शन ऑफ द दोज हु से देयर ट्रस्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट मच और नॉट एट ऑल इज मोर। मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज पे उनको ट्रस्ट नहीं है और जो भरोसा नहीं है, उनकी पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है। वो लोग ज्यादा है जो पार्टीज पे भरोसा नहीं करते, और जो लोग पार्टीज पे भरोसा करते हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, बहुत कम है। Yet the level of participation in the activities of the political parties was fairly high। पर फिर भी लोगों का जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है वो आज बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने डिमांड सामने रखने पड़ते हैं, लोगों की अपनी जरूरतें उनको पूरी करना है, गवर्नमेंट से उनको क्या चाहिए, इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, पार्टिसिपेट करना पड़ता है। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु सेड दे वेर मेंबर्स ऑफ द
सम पॉलिटिकल पार्टीज वाज हायर इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो जब स्टडी किया गया तो लोग जो है वो खुद को पॉलिटिकल पार्टीज से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप लोग जो किसी नए आदमी से मिलते हो तो उसकी सोच जानने के लिए आप पूछते हो उसको आप कौन से पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर करते हो, तो इंडिया में जो रिकॉग्निशन होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज से होता है, आप कौन से पार्टी को सपोर्ट करते हो, आप किसको वोट देते हो। देन मेनी एडवांस कंट्रीज लाइक कनाडा, मतलब ये जो चीजें होती है बस इंडिया में ही ज्यादा होती है। आदमी खुद को रिप्रेजेंट, आदमी खुद की पहचान कैसे देता है, अपने कर्मों से नहीं देता, अपने हार्ड वर्क से नहीं देता, वो पॉलिटिकल पार्टी से खुद को रिप्रेजेंट करता है। मैं बीजेपी का आदमी हूं, मैं कांग्रेस का आदमी हूं, ठीक है। ओवर द लास्ट 3 decades the proportion of those who report to the members of the political parties in India has gone up steadily, मतलब लास्ट 30 सालों में अभी जो मेंबर्स है पॉलिटिकल पार्टीज के या पॉलिटिकल पार्टीज में पार्टिसिपेट करने वाले लोग क्या हो गए, थोड़े बढ़ने लग गए, वो अपना पार्टिसिपेशन कर रहे, आगे बढ़ा रहे। द प्रोपोर्शन ऑफ दोज हु से दे फील क्लोज टू द पॉलिटिकल पार्टीज हैज गॉन अप, मतलब अभी ऐसे लोग जिनको लगने लग गए हम पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज्यादा क्लोज है, वो उनके भी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग गए, ऐसे भी लोग ज्यादा होने लग गए जो खुद को अभी पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा क्लोज मानते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से अटैच रहते हैं। नेक्स्ट होता है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, ये पहले के भी चैप्टर में मैंने एक्सप्लेन किया है। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, जो फ्रांस का जो राजा होता है उसके भी लेफ्ट साइड में जो लोग बैठते हैं, राइट साइड में जो लोग बैठते हैं, जो लेफ्ट साइड में बैठते हैं वो राजा के हेटर्स हुआ करते थे, जो राजा को हेट करते हैं। जो राइटिस्ट होते थे जो राजा को क्या करते थे, फेवर करते थे, राजा के चमचे होते थे या राजा के चाटुकार होते थे। अभी जो लेफ्टिस्ट होते हैं दे आर मोर लिबरल इन द अप्रोच एंड आउटलुक। अभी ये जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं किसी भी कंट्री में, अभी ये तो फ्रांस का एग्जांपल दिया, फ्रांस का जो मोनार्की था उसके हिसाब से मैंने एग्जांपल दिया, पर जब किसी भी कंट्री की हम जब बात करते हैं तो जो लेफ्टिस्ट लोग होते हैं वो क्या होते हैं, लिबरल होते हैं। लिबरल मतलब क्या, दे वांट चेंज, उनको क्या चाहिए, चेंज चाहिए। मतलब अगर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट चल रहा है उससे वो खुश नहीं है तो उनको क्या चाहिए, चेंज चाहिए, अपोज कर रहे हैं गवर्नमेंट को। कैरेक्टराइज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, फैटर्निटी, प्रोग्रेस, वो किस पे फोकस करते हैं, इक्वालिटी पे, फैटर्निटी भाईचारे पे, यूनिटी पे, प्रोग्रेस पे और रिफॉर्म पे फोकस करते हैं। रिफॉर्म मतलब चेंजेस, ठीक है, चेंजेस पे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी ये जो राइटिस्ट होते हैं दे आर मोर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब इनको चाहिए नो चेंज चाहिए, दे वांट नो चेंज, मतलब प्रेजेंट फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है उससे वो क्या है, खुश है, उनको कोई चेंजेस नहीं चाहिए। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑथोरिटी, हायरार्की, ट्रेडिशन एंड नेशनलिज्म, वो किसको बढ़ावा देते हैं, नेशनलिज्म को बढ़ावा देते हैं, अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को ज्यादा बढ़ावा देते हैं, ठीक है। अभी जो 2 पार्टीज है इंडिया में, बीजेपी है और कांग्रेस है। अभी ये जो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो अगर बार पकड़ा जाए, यहाँ पे राइटिस्ट आ जाते हैं, यहाँ पे लेफ्टिस्ट, तो ये जो बीजेपी है, ये बीजेपी कहाँ आ जाती है, ये अगर सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है, तो बीजेपी स्लाइटली टुवर्ड्स द राइट आ जाती है। बीजेपी क्या फॉलो करती है, बीजेपी हिंदुत्व फॉलो करती है, ठीक है। और जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस एग्जैक्टली मिडल में आ जाती है, कांग्रेस फॉलो करती है सेक्युलरिज्म, ठीक है। जो कांग्रेस है वो किसी एक रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती, वो सेक्युलरिज्म फॉलो करती है, ठीक है। तो जो ग्राफ है, तो आपको अगर किसी ने पूछा कि कांग्रेस जो है वो लेफ्टिस्ट है कि राइटिस्ट है, कांग्रेस मिडल में आता है, और जो बीजेपी है वो स्लाइटली टुवर्ड्स इट्स राइट में आ जाता है। टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अभी इंडिया में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज के टाइप्स हैं वो सब देखेंगे, पर इंडिया में जो सबसे पहले वो फेडरलिज्म फॉलो होता है। फेडरलिज्म मतलब क्या, जो पावर है वो अलग अलग लेयर्स में क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फेडरलिज्म। डेमोक्रेसीज दैट फॉलो फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव 2 काइंड्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो भी कंट्रीज फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, मतलब अपने पावर को जो डिवाइड करती है, इंडिया में जो पावर है वो हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड होता है और वर्टिकली भी डिवाइड होता है, ठीक है। अभी वर्टिकली कैसे डिवाइड होता है, वर्टिकली पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लीडर कौन है, मोदी जी है, ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट होता है, अगर महाराष्ट्र की बात करें स्टेट गवर्नमेंट में लीडर कौन है, आज एकनाथ शिंदे जी है, ठीक है, एकनाथ शिंदे। फिर उसके बाद पंचायत लेवल होता है, पंचायत लेवल का जो लीडर होता है वो कौन होता है, सरपंच होता है, अलग अलग गांव का अलग अलग सरपंच होता है, ठीक है। अभी ये जो पावर है ये क्या है, डिवाइडेड है। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया पे लॉ बनाने का काम कौन करेगा, ये बॉडी करेगी। महाराष्ट्र के लिए काम करने का काम कौन करेगा, एकनाथ शिंदे जी करेंगे। और जो विलेज लेवल का जो काम करेगा वो कौन करेगा, सरपंच करेंगे। मोदी जी एकनाथ शिंदे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एकनाथ शिंदे सरपंच के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये क्या होता है, ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अभी इसी को क्या बोला जाता है, फेडरलिज्म बोला जाता है। अभी फेडरलिज्म में जब अलग अलग स्ट्रक्चर पे अगर अलग अलग पावर्स है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी यहाँ पे क्या होंगी, अलग अलग होंगी, ठीक है। भले ही उनका प्रेजेंस होगा, नेशनल लेवल पे उनकी पॉलिसीज अलग होंगी, देयर विल बी डिफरेंट पॉलिसीज on at national level and there will be different policies at the state level, ठीक है।
This in parties that are present in several all the units of the federation. This is the is in India as well. अभी जो अलग अलग पार्टीज है उसके अलग अलग ओपिनियंस है अलग अलग एरियाज में. एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन. अभी इंडिया में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसको रजिस्टर करना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास. रजिस्टर करना पड़ता है मतलब खुद को रजिस्टर करना पड़ता है. उनकी नाम, उनका पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या होगा, उनके लीडर्स कौन से होंगे, उनके मेंबर्स क्या क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, उनकी फिलोसॉफी क्या है, हर चीज क्या की जाएगी, रजिस्टर की जाएगी. कौन करेगा रजिस्टर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करेगा. पार्टीज दैट गेट द प्रिविलेज ऑफ हैविंग अ यूनिक सिंबल. अभी जो भी पार्टीज होती है, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज बोला जाता है उसको, रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज, उनको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं गवर्नमेंट से. ठीक है, उनको एक सिंबल, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको एक यूनिक सिंबल देता है. मतलब वो बस एक पार्टी ही वो सिंबल यूज कर सकती है. ये पार्टीज के तुम सिंबल दे सकते हो. ये बीजेपी का सिंबल है, ठीक है, ये कांग्रेस का सिंबल है, ये एनसीपी का सिंबल है. तो ये सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को देती है जो यूनिक होता है बहुत. दैट ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट कैन यूज एंड सम अदर स्पेशल फैसिलिटीज आर ऑल्सो नोन एज रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज. इसी को, ये पॉलिटिकल पार्टीज को क्या बोला जाता है? रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब जिसको कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं. ठीक है, अभी दो टाइप में पॉलिटिकल पार्टीज होती है, बाइफरकेट होती है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज. नेशनल मतलब ये पूरे इंडिया लेवल पे काम करती है. ठीक है, इंडिया लेवल पे काम करती है. और जो स्टेट पार्टी है वो बस स्टेट लेवल पे काम करती है. मतलब ये इंडिया लेवल की जो पार्टी है उसका प्रेजेंस महाराष्ट्र में भी हो सकता है, उसका प्रेजेंस यूपी में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, हर जगह पे हो सकता है. स्टेट लेवल की जो पार्टीज होती है उसका बस रेस्ट्रिक्टेड हो सकता है. अगर महाराष्ट्र की पार्टी है तो उसका प्रेजेंस बस महाराष्ट्र में होगा. ठीक है, ये होता है दोनों का डिफरेंस. अभी नेशनल पार्टीज का देयर आर सम कंट्री वाइड पार्टीज. कंट्री वाइड मतलब इन ये जो पार्टीज का जो प्रेजेंस है ये पूरे इंडिया मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में है. दे आर कॉल्ड एज नेशनल पार्टीज. दिस पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन द वेरियस स्टेट्स. मतलब यूनिट्स मतलब उनके बहुत सारे ऑफिसेज है, उनके अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनका क्या है, खुद के ऑफिसेज है, खुद के पार्टीज के. बट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज. पर ये अलग अलग ऑफिसेज जो है वो क्या करते हैं? सेम पॉलिसीज फॉलो करते हैं, सेम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, जो प्रोग्राम है वही फॉलो करते हैं. अगर बीजेपी के जो पार्टीज है, बीजेपी का दिल्ली में ऑफिस है, बीजेपी का महाराष्ट्र में ऑफिस है, बीजेपी का यूपी में ऑफिस है, बिहार में ऑफिस है, पर जो पॉलिसीज होते हैं, दिल्ली में जो ऑफिस है, मेन ऑफिस है, हेडक्वार्टर्स, वही पे जो पॉलिसीज फ्रेम होंगे वो पूरे इंडिया में उनके फॉलो होंगे. ठीक है, द इलेक्शन कमीशन हैज लेड डाउन डिटेल क्राइटेरिया ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ वोट्स एंड सीट्स दैट अ पार्टी मस्ट गेट इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी. अभी अगर आपको रिकॉग्नाइज पार्टी बनना है इलेक्शन कमीशन के हिसाब से, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिकॉग्नाइज कर रही है, अगर उसको स्टेट पार्टी करके रिकॉग्नाइज कर रही है तो उसको क्या क्या पॉलिसीज, उसको क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा या क्या क्या कंडीशंस है उसके लिए. अ पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट, 6% ऑफ द टोटल वोट इन द इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. फॉर एग्जाम्पल अगर महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में जो अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम वो पार्टी को कितने परसेंट सीट्स चाहिए, मतलब टोटल सीट्स, सो टोटल जो वोट है महाराष्ट्र में जितने भी लोगों ने वोट किया उसका 6% वोट आना चाहिए वो स्पेसिफिक पार्टी को. एंड मतलब ये भी कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी. विंस एटलीस्ट 2 सीट्स इन रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट पार्टी. और इलेक्शन में खड़े होने के बाद एटलीस्ट उनको 2 सीट्स मिलनी चाहिए तभी वो पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी बोलेंगे. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, मतलब एक ऐसी पार्टी, उसको महाराष्ट्र में अगर वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है तो उसको टोटल वोट्स के 6% ऑफ द वोट मिलने चाहिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, और मिनिमम 2 सीट्स तो भी उसने जीतने चाहिए तभी वो पार्टी को क्या बोलेंगे? स्टेट पार्टी बोलेंगे. नेक्स्ट है नेशनल पार्टी. अभी नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज होगी? मतलब जो पार्टी जिसको एटलीस्ट 6% ऑफ द वोट, कहां पे? लोकसभा में. लोकसभा के वोटिंग में, लोकसभा में जितने भी इंडिया में जितने भी लोगों ने वोटिंग किया उसका 6% वोट ये पार्टी को आना चाहिए. और उसने कितने सीट्स जीतने चाहिए? 4 सीट्स जीतने चाहिए. ठीक है, कहां पे? लोकसभा में. अभी 6% वोट तो चाहिए पर इन द लोकसभा इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन द 4 स्टेट्स. मतलब ये 6% वोट लोकसभा में भी हो सकता है और ये टोटल 4 स्टेट्स में भी मिला के किया जा सकता है, तभी उसको क्या किया जाएगा? नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की जाएगी. National parties. According to this classification, there were 7 recognized national parties in the country. अभी इंडिया में जो है 7 नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है 2019 के हिसाब से. ठीक है, भारत बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस है. ये सब क्या है इंडिया में?
नेशनल पार्टीज है। नेशनल पार्टीज मतलब ये नेशनल पार्टी के दोनों रिक्वायरमेंट उन्होंने क्या किए हैं, कंप्लाई किए हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, अभी ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की जो पार्टी की जो लीडर है ये ममता जी है, ममता बनर्जी, उनका फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998, ये जो पार्टी है कब बनी, 1998 में बनी 1 जनवरी, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी, उन्होंने बनाई है। रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी 2016 में उसको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन मिला। इसका पार्टी का जो सिंबल है ये फ्लावर्स एंड ग्रासेस है, यहाँ पे देख सकते हो ये पार्टी का सिंबल है। हर एक पार्टी के पास अपना खुद का सिंबल होता है जिससे वो पार्टी रिकॉग्नाइज होती है। ये हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल इन 2011। वेस्ट बंगाल में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी का गवर्नमेंट था। अभी कम्युनिस्ट पार्टी का जो गवर्नमेंट था वो 30 साल से ज्यादा था, और 30 साल के बाद ममता बनर्जी ने ये पार्टी को हराया था, और 2011 से आज तक वो क्या है, वेस्ट बंगाल में अपना खुद का गवर्नमेंट बनाए हुए है। प्रेजेंस अभी जो ये पार्टी है इसका प्रेजेंस कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंस है, मणिपुर में प्रेजेंस है और त्रिपुरा में प्रेजेंस है। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इट गॉट, अभी जनरल इलेक्शन 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसको कितने वोट्स मिले, 4.07 वोट्स मिले, और 22 सीट्स जीती उन्होंने, मेकिंग इट द 4th लार्जेस्ट पार्टी इन द लोकसभा। अभी लोकसभा में क्या है, 4th लार्जेस्ट पार्टी है, कौन सी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी। अभी जो बहुजन समाज पार्टी है ये बनी थी 1984 में अंडर द लीडर्स ऑफ कांशीराम, यहाँ पे उनका फोटो दिया हुआ है, ये है कांशीराम, ठीक है। सीक्स टू रिप्रेजेंट बहुजन समाज विच इंक्लूड द दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटी। अभी ये जो पार्टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कौन से लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है, दलित लोगों को, आदिवासी लोगों को, ओपन बैकवर्ड कास्ट के लोगों को, और रिलीजियस माइनॉरिटीज को। रिलीजियस माइनॉरिटीज मतलब ऐसे लोग जिनकी पॉपुलेशन इंडिया में बहुत कम है। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द आइडियाज ऑफ टीचिंग ऑफ शाहू महाराज। अभी ये जो पार्टी है इनके जो आइडियाज है वो कहां से आते हैं, शाहू महाराज के आइडियाज से आते हैं, महात्मा फुले उनके आइडियाज से आते हैं, पेरियर रामास्वामी नायकर उनके आइडियाज से आते हैं, और बाबा साहेब अंबेडकर, मतलब ये सब लोगों के आइडियाज को बना के कंबाइन करके उन्होंने अपनी खुद की पार्टीज का आइडियोलॉजी बनाया। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड द वेलफेयर ऑफ द दलित। ये पार्टी का इंटेंशन क्या है, दलित लोगों को और ज्यादा अपलिफ्ट करना और जो ऑप्रेस्ड लोग हैं उनकी सहायता करना। इट हैज अ मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पे, उत्तर प्रदेश है, एंड उनका प्रेजेंस जो है वो बाकी भी स्टेट्स में है, जैसे कि एमपी में है, छत्तीसगढ़ में है, उत्तराखंड में, दिल्ली और पंजाब जैसे एरियाज में भी है, ठीक है। फॉर्म द गवर्नमेंट इन यूपी सेवरल टाइम्स। इन्होंने जो गवर्नमेंट बनाई यूपी उत्तर प्रदेश में बहुत बार उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, अलग अलग लोगों का सपोर्ट लेके, अलग अलग पार्टीज का सपोर्ट लेके। इन द लोकसभा इलेक्शन हेल्ड इन 2019 इलेक्शन में उनको 3.63 वोट्स मिले और 10 सीट्स उन्होंने लोकसभा में क्या की, सिक्योर की। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट ये जो आइडियोलॉजी है मैंने बताया था कार्ल मार्क्स ने दिया है ये आइडियोलॉजी, ठीक है। अभी ये कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी पे इन्होंने ये पार्टी फॉर्म किया है। ये पार्टी कब फॉर्म हुआ है, 1925 में फॉर्म हुआ है। बिलीव इन मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म। ये फॉलो करते हैं सेकुलरिज्म को। सेकुलरिज्म मतलब क्या, ये किसी भी रिलीजन को सुपीरियर नहीं मानते, सब रिलीजन्स को इक्वल मानते हैं, और ये डेमोक्रेसी में भी बिलीव करते हैं, मतलब लोगों ने रिप्रेजेंट करना चाहिए, लोगों के इलेक्शन से रिप्रेजेंटेटिव आना चाहिए, और डेमोक्रेसी के हर प्रिंसिपल्स को ये लोग फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी के अलग अलग प्रिंसिपल्स है, सोवरेनिटी, फैटर्निटी, इक्वालिटी, ये सब चीज़ों को क्या कर रहे हैं, फॉलो करते हैं। एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मतलब पार्लियामेंट होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा होनी चाहिए, ये इसको बिलीव करते हैं एज अ मीन्स ऑफ प्रोमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, फार्मर्स एंड द पुअर्स। बिकेम वीक आफ्टर द स्प्लिट इन द पार्टी इन 1964। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी है 1964 में स्प्लिट हो गया, ठीक है। दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ सीपीआईएम। इंडिया में अभी दो पार्टीज है कम्युनिस्ट पार्टी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिज्म, दोनों अलग अलग पार्टीज है। वो पार्टी में स्प्लिट हो गया था। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस, अभी ये पार्टीज का सिग्निफिकेंट प्रेजेंस कहाँ पे, केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। इट सपोज बेस हैड ग्रेजुअली डिक्लाइन ओवर द इयर्स। अभी ओवर द पीरियड ऑफ इयर्स क्या हो गया, ये जो पार्टी है इसका जो सपोर्ट है वो कम हो गया, लोग अभी इसकी आइडियोलॉजी को ज्यादा प्रेफर नहीं करते। इट सिक्योर लेस देन 1% बोथ एंड 2 सीट्स इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। मतलब 1% से ज्यादा उन्होंने वोट सिक्योर किए और 2 सीट से भी ज्यादा, 2 सीट्स हार्डली वो सिक्योर कर पाते हैं। एडवोकेट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द लेफ्ट पार्टीज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट फ्रंट। अभी ये सब लेफ्ट पार्टीज हम लोगों ने देखा था, जो अलायंस बना था वो लेफ्ट फ्रंट अलग से था, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ये क्या है, लेफ्ट फ्रंट में आ जाती है। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, जो आज हर एक आदमी की जुबान पे है। फाउंडेड इन 1980। अब ये जो बीजेपी बनी थी 1980s में बनी थी। भारतीय जन, उसका जो पहला नाम था वो भारतीय जनसंघ था, और ये किसने बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी 1980s में। 1951 में भारतीय जनसंघ बनाया था, उसको रीनेम 98 में किया गया, ठीक है। और ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने भारतीय जनसंघ बनाया था। वॉन्ट्स टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया।
अभी ये जो बीजेपी है उसका क्या आइडियोलॉजी है, उनको एक स्ट्रांग और मॉडर्न इंडिया बनाना है बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एंशिएंट कल्चर। मतलब इंडिया का जो पुराना कल्चर है उसी को फॉलो करके, उसके वैल्यूज को ही फॉलो करके उनको क्या करना है, इंडिया को एक मॉडर्न स्टेट बनाना है। दीनदयाल उपाध्याय आइडियाज, ये जो आदमी है दीनदयाल जी, उनके ही आइडियाज फॉलो करके ह्यूमनिज्म पे और अंत्योदय, ये आइडियोलॉजी फिलोसॉफी वो क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व, ये क्या कर रहे हैं, हिंदुत्व को फॉलो करते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स। इनका जो पॉलिटिक्स होता है किसके अराउंड फॉलो करता है, हिंदुत्व के अराउंड फॉलो करता है। दे वांट फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मतलब ये जो इनकी जो पार्टी जब फॉर्म हुई थी तभी उन्होंने मान लिया था कि हमको क्या करना है, जम्मू कश्मीर को इंडिया के साथ इंटीग्रेट करना है, और जो कि उन्होंने करके दिखाया 2019 में। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज बहुत ज्यादा चर्चे में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, मतलब अलग अलग रिलीजन से अलग अलग प्रैक्टिसेस उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड में डाल दिए, और इंडिया में आदमी कोई भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबको ये क्या करने पड़ेंगे, यूसीसी फॉलो करना पड़ेगा। ये भी इन प्रोसेस ही है, अभी कंप्लीशन ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो बीजेपी ने अपने प्रोमिसेस ठीक ठाक रखे हैं। फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन द कंट्री इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्जन। और वो जो रिलीजियस कन्वर्जन है उसके ऊपर भी वो क्या चाहते हैं, बैन चाहिए। मतलब जो हिंदू है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। अगर वो खुद मन से करना चाहता है तो ठीक है, पर फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं होना चाहिए। जो मुस्लिम है उसका हिंदू में नहीं होना चाहिए, जो हिंदू है उस मुस्लिम का नहीं होना चाहिए। ये उनकी क्या है, पार्टी के आइडियोलॉजी में ही लिखा गया है। इट सपोर्ट्स द इंक्रीज ग्रेटली 1990s। अभी इसका जो सपोर्ट था 1990s में बढ़ने लग गया। ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट करने वाले बढ़ने लग गए। अर्ली लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड द वेस्ट एंड द अर्बन एरियाज। अभी पहले जो लिमिट था बीजेपी का वो बस अर्बन एरियाज में लोग उसको मानते थे। दिस पार्टी एक्सपांडेड इट्स सपोर्ट इन द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड द रूरल एरियाज। केम टू पावर इन 1998। अभी ये 1998 में पावर में आ जाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के गवर्नमेंट में। ठीक है, एनडीए जो होता है, जो कोलिशन गवर्नमेंट होता है, उससे अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। emerged as the largest party with the 303 members in 2019। अभी जो 2019 में उनके जब इलेक्शन हुए, मोदी जी यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने, और ये जो बीजेपी तो इसको हाईएस्ट क्या मिले, वोट मिले, और उसके हाईएस्ट मेंबर्स चुन के आए लोकसभा में। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। अभी जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया था उसको स्प्लिट किया गया था, दो अलग अलग पार्टी में स्प्लिट हो गया था। अभी ये एक पार्टी क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये मार्क्सिस्ट की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। फाउंडेड इन 1964। अभी ये 1964 में बनी। बिलीव इन द मार्क्सिज्म एंड लेनिनिज्म, सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। ये सेक्युलरिज्म पे बिलीव करते हैं, डेमोक्रेसी पे बिलीव करते हैं। सेम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की आइडियोलॉजी है। सपोर्ट सोशलिज्म। अब ये किसको फॉलो कर रहे हैं, सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। रशिया जो यूएसएसआर जो कंट्री है, ये सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी उस पर बेस्ड है। ठीक है, डेमोक्रेसी का अपोजिशन होता है सोशलिज्म। ये सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, सेक्युलरिज्म को फॉलो करते हैं, और डेमोक्रेसी को भी फॉलो करते हैं। एंड अपोजेस इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब जो कॉलोनियल गवर्नमेंट है या कॉलोनियल जो पावर्स होते हैं उसको अपोज करते हैं, और कम्युनलिज्म को अपोज करते हैं। कम्युनलिज्म मतलब क्या, दो वर्ड्स होते हैं, एक तो होता है कम्युनिस्ट और एक होता है कम्युनलिज्म। अभी जो कम्युनलिज्म होता है, अगर दो ग्रुप, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, जब ए ग्रुप बोलता है खुद को ज्यादा सुपीरियर मानता है एज कंपेयर टू द बी ग्रुप, और जब उसके ऊपर उनके झगड़े हो जाते हैं, इसी को क्या बोलेंगे, कम्युनलिज्म या कम्युनल क्लैशेस। मतलब एक ग्रुप खुद को क्या बोल रहा है, ज्यादा सुपीरियर बोल रहा है एज कंपेयर टू द अदर ग्रुप। मतलब जो ए ग्रुप है वो खुद को ज्यादा सुपीरियर मान रहा है, ऊंचा मान रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, कम्युनल बोलेंगे। इसी को कम्युनल क्लैशेस भी बोला जाता है जब उनके झगड़े हो जाते हैं। अब जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ये कार्ल मार्क्स ने दी, ये आइडियोलॉजी कार्ल मार्क्स ने दी थी, उसके बेसिस पे ही चाइना और रशिया फॉर्म हो गए। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस होता है। अब ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इट एक्सेप्ट्स डेमोक्रेटिक इलेक्शंस एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मींस फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। मतलब वो क्या मान रहे हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये क्या है, सबसे यूजफुल है लोगों को, जो पार्टीज है उनका इलेक्शन होने के लिए, और लोगों के जो ऑब्जेक्टिव्स है सोशल इकोनॉमिक जस्टिस के लिए भी। और इंडिया में अगर सब लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने के लिए इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन द वेस्ट बंगाल। यहाँ पे उनको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ मिल जाता है, वेस्ट बंगाल में, केरला, त्रिपुरा, स्पेशली अमंग द पुअर फैक्ट्री वर्कर्स, फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड इंटेलिजेंसिया। और कुछ ऐसे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी इनको सपोर्ट करते हैं। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज डेट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। अभी जब इंडिया का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया था 1991 में, उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ये जो रिफॉर्म्स थे, ये रिफॉर्म्स में बाहर के जो कंट्रीज के जो एमएनसीज होते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, वहां के एमएनसीज को इंडिया में जगह दी गई, यहाँ पे इंडिया में आना अलाउड किया।
ये चीज को ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या कर रही थी, अपोज कर रही थी। उनका क्या मानना था, अगर बाहर के कंट्री से उनकी कंपनीज आएंगी, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जो बड़े बड़े कंपनीज है, वो इंडिया के मार्केट को, इंडिया की इंडस्ट्रीज को क्या कर देगी, कोलैप्स कर देगी। तो ये चीज को वो अपोज करते थे। दे वर इन पावर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पावर में थे 34 ईयर्स तक, और 2019 में उनको कितने वोट्स आए, 1.75% वोट्स ही आए, मतलब बहुत कम आए, और 3 ही सीट्स आए। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अभी नेक्स्ट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में देखोगे तो यही पार्टी जो होती है पिक्चर में होती है। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी है। ये कब बनी है, 1885 में बनी है। दैट हैज एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट्स। अभी एक्सपीरियंस मेनी स्प्लिट मतलब कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी हुआ करती थी, इतने लोग उसमें हुआ करते थे, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पार्टी को छोड़ भी दिया, फिर भी ये क्या है, आज भी ये पार्टी टिकी हुई है। अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू द पार्टी सॉट टू बिल्ड अ मॉडर्न। अभी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में इंडिया का जो आइडियोलॉजी बनाया, उनको क्या बनाना था, मॉडर्न सेक्युलर कंट्री बना था। मॉडर्न कंट्री, पर सेक्युलर मतलब सब रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करेगा। डेमोक्रेटिक बनाना था। रिपब्लिक मतलब क्या, व्हेन द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, उसको क्या बोला जाता है, रिपब्लिक बोला जाता है। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977। अभी ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट होती है 1977 तक रूलिंग पार्टी होती है, एंड देन फ्रॉम 1980 एंड 1989 एंड आफ्टर 1989 इट सपोर्ट्स डिक्लाइन। अभी इसके बाद में क्या हो जाता है, जो इंदिरा गांधी का भी टाइम होता है, इंदिरा गांधी कांग्रेस का जो पार्टी में चलाती रहती है, तो बीच में इमरजेंसी की वजह से उसकी गवर्नमेंट बीच में चली भी जाती है, वापस वो गवर्नमेंट में आती भी है, ठीक है। तो इसकी वजह से उनका जो 1989 के बाद है वो थोड़ा सपोर्ट जो होता है वो डिक्लाइन होने लग जाता है। अ सेंट्रिस्ट पार्टी, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, मतलब मैंने ग्राफ दिखाया था आप लोगों को, जो कांग्रेस पार्टी वो दोनों के क्या हो जाती है, मिडल में जाती है, मतलब सेंट्रिस्ट पार्टी है। द पार्टी एस्पाउजेस सेकुलरिज्म एंड वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन एंड माइनॉरिटीज। ये पार्टी किसके लिए काम करती है, वीकर सेक्शन मतलब जो वीकर लोग है, ओपन बैकवर्ड कास्ट है, माइनॉरिटीज है, कंट्री में जिनकी पॉपुलेशन कम है, उनको सपोर्ट करती है। इट सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बट विद अ ह्यूमन फेस, मतलब न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को क्या करती है, ये सपोर्ट करती है, पर उसमें भी क्या होना चाहिए, उनका क्या मानना है, कुछ चेंजेस वो लाने की कोशिश करे। मतलब ये इकोनॉमिक पॉलिसीज को, एलपीजी को 100% सपोर्ट कर रही है। लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2019। अभी यूपीए गवर्नमेंट जो होता है, यूपीए गवर्नमेंट एक अलायंस है, वो कौन लीड करता है, कांग्रेस लीड करती है, ठीक है। 2004 से क्या कर रहे, लीडर ऑफ द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 9, यूपीए गवर्नमेंट जो अलायंस है उसका जो लीडर है ये कांग्रेस पार्टी है। इन 2019 लोकसभा इलेक्शन इट वॉन 19.5 वोट्स ओनली एंड 52 सीट्स जीते उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में। नेक्स्ट पार्टी है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। अभी ये नेशनल कांग्रेस पार्टी है 1999 में बनी, ये भी कांग्रेस से ही स्प्लिट होके बनी है, ठीक है। फॉलोइंग अ स्प्लिट इन द कांग्रेस पार्टी सपोर्ट्स डेमोक्रेसी। ये पार्टी क्या सपोर्ट करती है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करती है, गांधीयन सेक्युलरिज्म को सपोर्ट करती है, इक्विटी को सपोर्ट करती है, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। ये सब सारे फीचर्स के मीनिंग्स मैंने पहले बता दिए। wants that high offices in the government be confined to the natural born citizens of the countries। मतलब इनका क्या मानना था, जो गवर्नमेंट में हाई ऑफिसर्स है वो क्या होने चाहिए, सबके लिए इजीली अवेलेबल होनी चाहिए, नेचुरली जो इंडिया में सिटीजन बने वो सबके लिए अपॉर्चुनिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर पीएम का भी पोस्ट है, सीएम का भी पोस्ट है, ये सब पोस्ट सबके लिए क्या होने चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी से सबको मिलने चाहिए। मेजॉरिटी पार्टी अभी कहाँ पे ये प्रेजेंस है पार्टी का, महाराष्ट्र में तो है ही, मेघालय, मणिपुर और आसाम में भी ये पार्टी का प्रेजेंस है। A coalition party in the state of Maharashtra in alliance with the Congress। अभी ये कांग्रेस के साथ क्या करती थी, कोलिशन गवर्नमेंट में ये क्या करती थी, रूलिंग गवर्नमेंट बहुत सालों तक थी। सिंस 2004 अ मेंबर ऑफ द यूपीए। 2004 से ये किसके अलायंस में जुड़ी हुई है, यूपीए अलायंस से जुड़ी हुई है, कांग्रेस से ही जुड़ी हुई है, बीजेपी से नहीं जुड़ी। 2019 लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन में 1.4 वोट्स उसको मिले, परसेंट वोट्स मिले, और 5 सीट्स उन्होंने लोकसभा में क्या की, सिक्योर की। स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, अभी तक हम जो देख रहे थे वो नेशनल पार्टीज थी, अभी हम देखेंगे स्टेट, मतलब स्पेसिफिक अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है, अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है, स्टेट पार्टीज की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। रीजनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज, मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज द स्टेट पार्टीज। अभी इंडिया में हम लोगों ने पहले पढ़ा, जो क्लासिफिकेशन है वो कौन देता है कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होगी, कौन सी पार्टी रीजनल पार्टी होगी, वो कौन डिसाइड करता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है। येट दिस पार्टीज नीड नॉट बी रीजनल इन देयर आइडियोलॉजी और आउटलुक। पर भले ही ये पार्टी उनके आउटलुक में या आइडियोलॉजी में रीजनल रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उनके पास वो स्पेसिफिक वो अगर क्राइटेरिया फॉलो कर रहे, सफाइस कर रहे, तो ही वो पार्टी रीजनल बन सकती है, नेशनल पार्टी बन सकती है। पहली पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, रीजनल पार्टीज।
Parties like Samajwadi Party and Rashtriya Janata Dal have national level political organization with the units in the several states. Some of these parties like Biju Janata Dal, Sikkim Democratic Front, Mizo National Front, तेलंगाना राष्ट्र समिति आर कॉन्शियस अबाउट देयर स्टेट आइडेंटिटी। ये जो पार्टीज है कौन से पार्टीज है? ये जो रीजनल पार्टी, ये सब जिसका मैंने अभी नाम लिया रीजनल पार्टीज इंडिया। अभी आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग रीजन्स के हिसाब से क्या दिया है, पार्टीज के सिंबल भी दिए। जम्मू कश्मीर में रीजनल पार्टी कौन सी है, उसका सिंबल है। फिर ये जो पार्टी है अलग अलग सिंबल के नाम दिए हुए। 13 अप्रैल 2018 के डेटा के हिसाब से दिया। आपके पास अगर रिसेंट कोई डेटा है तो आप वो देख सकते हो। ये आपको एमसीक्यू के लिए लर्न करना है, ठीक है। कौन से एरिया में कौन सी पार्टी हो सकती है, आप थोड़ा बहुत जो फेमस है वो लर्न कर सकते हो। रिसेंट चेंजेस, अभी नए नए चेंजेस क्या क्या हुए। द नंबर एंड स्ट्रेंथ ऑफ दिस पार्टी हैज एक्सपांडेड। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उसका जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हुए वो क्या हो गए, बढ़ गए। कार्यकर्ता लोग बहुत बढ़ गए। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। अभी जो इंडिया का जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा, ये आज के डेट में ज्यादा से ज्यादा डाइवर्स हो गया। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, पार्टिसिपेशन मिलता है। हर एक कल्चर का, रिलीजन का, कास्ट का, जेंडर का आदमी पार्लियामेंट में क्या कर रहा है, खुद का वहां पे बैठ के अपना डिसीजन लेने का काम कर रहा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। नो वन नेशनल पार्टी इज एबल टू सिक्योर ऑन इट्स ओन मेजोरिटी इन द लोकसभा। मतलब ऐसी रेयरली कभी होता है किसी एक ही पार्टी को सब वोट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल बीजेपी को मिला था, पर बहुत रेयरली होता है ऐसे। जो जितने भी मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट बनती है वो बाकी पार्टीज का सपोर्ट लेके ही उनको गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। एज अ रिजल्ट द नेशनल पार्टीज आर कंपेल्ड टू फॉर्म अलायंसेस। तो इसकी वजह से पार्टीज को क्या करना पड़ता है, अलायंसेस फॉर्म करना पड़ता है, या क्या फॉर्म करना पड़ता है, कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करना पड़ता है। Since 1996, nearly every one of the state parties have got an opportunity to be the part of one of the other national level coalition government. मतलब 1996 से एटलीस्ट एक तो भी पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट लेवल की पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसको कोलिशन गवर्नमेंट की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट पे काम करने का मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है। दिस हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फेडरलिज्म एंड डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अभी यही कोलिशन गवर्नमेंट ये किसको स्ट्रेंथन करता है, इंडिया के फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करता है, पावर शेयरिंग को स्ट्रेंथन करता है, और जो डेमोक्रेसी है उसको भी स्ट्रेंथन कर देता है। चैलेंजेस टू द पॉलिटिकल पार्टीज। आज के जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनको क्या क्या चैलेंजेस है। तुमको ऐसा लगता होगा जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बड़े बड़े कार्स में घूमते हैं, ठीक है, उनके लिए Z+ सिक्योरिटी होती है, उनको खाना अच्छा मिलता होगा, पार्लियामेंट में बैठते, बड़े बड़े बिल्डिंगों में बैठते, पर ये बस बाहर से आप लोगों को दिखता है। पर पॉलिटिकल लोगों के पास, पॉलिटिकल के जो लीडर्स होते हैं, इतना प्रेशर उनको हैंडल करना पड़ता है, उनको मीडिया को हैंडल करना पड़ता है, उनको अपोजिशन को हैंडल करना पड़ता है, उनको जो है लोगों को, जो पीपल है उनको भी हैंडल करना पड़ता है। हर और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उसको भी क्या करना पड़ता है, हैंडल करना पड़ता है। बाहर की कंट्रीज के साथ रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं। तो कोई भी पॉलिटिकल लीडर आज बैठा हुआ तुमको लग रहा है वो आराम से काम नहीं कर रहा है, उसके पास बहुत प्रेशर है, ही इज सिटिंग ऑन अ बर्नर, ठीक है। फर्स्ट चैलेंज, अभी पहला चैलेंज क्या है, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टीज। अभी पहला जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस जो है उसमें एक पार्टी है, तो कांग्रेस की जो पार्टी में जो लोग हैं उसमें जो इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट्स जो इलेक्ट हो रहे हैं कि अगले 2024 इलेक्शन में कौन कौन कैंडिडेट रखे जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, टॉप लीडर डिसाइड करता है, ठीक है। मतलब अंदर इलेक्शन नहीं होता कि कौन से लीडर को पहले मौका देना चाहिए, ऐसे इंटरनल डेमोक्रेसी वहां पे कुछ नहीं है। जो बड़ा लीडर होता है वो डिसाइड करता है, ठीक है। इन द सेम केस बीजेपी में क्या हो रहा है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि पार्टी में पॉलिसीज क्या बनेगी, पार्टीज में अलग अगले जो इलेक्शन में खड़ा कौन होगा, कैंडिडेट कौन होगा। तो इससे क्या हो जाता है, जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनकी चमचागिरी करनी पड़ती है बाकी के लोगों को। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स। अभी इसमें क्या हो जाता है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, तो जो पावर होती है वो एक या दो ही लीडर में क्या हो जाती है, बटी होती है। पार्टीज डू नॉट कीप मेंबरशिप रजिस्टर्स। मतलब ये जो पार्टीज होती है कोई मेंबरशिप रजिस्टर नहीं रखते, या कोई इंटरनल डेमोक्रेसी मेंटेन नहीं करते, इलेक्शन नहीं रखते, ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग नहीं रखते। पर जो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो अपनी खुद की मीटिंग रख के अपनी डिसीजन ले लेते हैं, और बाकी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो फॉलोअर्स होते हैं, उनको सुनना पड़ता है, वो डिसीजन उनको एक्सेप्ट करने पड़ते हैं, उनको पूछा नहीं जाता, उनके ओपिनियंस नहीं पूछे जाते। भले ही वो पार्टी में बहुत सालों से एग्जिस्ट कर रहे हैं पर उनका ओपिनियन उनमें नहीं पूछा जाता। ऑर्डिनरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ऑर्डिनरी मेंबर मतलब जो फॉलोअर्स हम लोगों ने देखे, पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं, एक लीडर होता है, एक्टिव मेंबर्स होता है, तीसरा फॉलोअर होता है। जो ऑर्डिनरी मेंबर्स जो होते हैं उसकी जो पार्टी में क्या चल रहा है उसकी उनको खबर ही नहीं होती है, और उनको पार्टी का सफिशिएंट इंफॉर्मेशन भी नहीं दिया जाता। मतलब दे ऑन द व्हाट हैपेंस इनसाइड द पार्टी, मतलब उनको ये नहीं पता होता कि पार्टी में पॉलिटिक्स कैसा चल रहा है। वन ऑफ द फ्यू लीडर्स एक्सर्स पैरामाउंट पावर इन द पार्टी। मतलब एक और दो ही लीडर होते हैं वो पार्टी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। आम आदमी पार्टी में जो ये है,
ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं पूरा, ठीक है। अरविंद केजरीवाल जी है ये, फिर राहुल गांधी है, कांग्रेस को डोमिनेट करते हैं, और जो बीजेपी है, ये बीजेपी को मोदी जी कंट्रोल करते हैं। तो इसमें एक और दो लीडर होता है, वो पूरे पार्टी का डिसीजन अकेले लेता है। दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द पार्टी। अगर इनको पार्टी में किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया विद इन द पार्टी, अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं आपने जो बोला वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो क्या हो जाते हैं, एक तो पार्टी से बाहर निकाले जाते हैं, उनका जो मिनिस्टर होता है, कैबिनेट होता है, वो छीन लिया जाता है। मोर देन लॉयल्टी टू द पार्टी प्रिंसिपल, मतलब बस लॉयल्टी नहीं चाहिए, अभी उनको क्या चाहिए, अगर ये लीडर को खुश करना है तो उसकी चमचागिरी तुमको करनी पड़ेगी, तभी ये जो लीडर है वो क्या करेंगे, आपको इलेक्शन में कैंडिडेट करके खड़ा करेंगे या कोई पोस्ट देंगे। सेकेंड चैलेंज, डायनेस्टिक सक्सेशन। ये फोटो देख सकते हो आप, ये राजीव गांधी जी है, ये सोनिया गांधी है, ये इंदिरा गांधी है, ये संजय गांधी है, इंदिरा गांधी के बड़े बेटे, ठीक है, इनकी डेथ हो गई थी। ये हमारे प्यारे राहुल गांधी। अभी डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या है, ये जो कांग्रेस गवर्नमेंट जो चलते आ रहा है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो चल रहा है, ये फैमिली पूरी चला रही है। मतलब बाहर के जो लोग हैं वो बस एक सब्सिडरी लोग बन गए, ये फैमिली अपना डिसीजन मेकिंग का काम करती है, ये फैमिली ही अपने हिसाब से चला रही है। राजीव गांधी का ही बेटा राहुल गांधी पीएम बनेगा, ठीक है, इंदिरा गांधी का बेटा ही पीएम बनेगा, यही डायनेस्टिक सक्सेशन चल रहा है। मतलब फिर से जो कुछ पार्टीज है वो कैसे काम कर रही है, मोनार्की की तरह काम कर रही है, राजा का बेटा ही राजा बेटे बनेगा, ठीक है। इन मोस्ट पार्टीज द टॉप पोजीशंस आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ वन फैमिली। मतलब एक पार्टी होती है, उसकी जो टॉप पोजीशन होती है, एक फैमिली पूरा कंट्रोल करती है, डोमिनेट करती है, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। दिस इज अनफेयर टू द अदर मेंबर्स ऑफ दैट पार्टी। मतलब जो पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स है उनके लिए तो बहुत अनफेयर हो गया ना, वो पार्टी में पिछले 50 साल से अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको तुम पीएम नहीं बना रहे हो, तो क्या फायदा बाकी मेंबर्स का, वो तो फिर काम करेंगे आपके पार्टी के लिए, नहीं करेंगे। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर द डेमोक्रेसी। मतलब ये जो गलत है, ये लोगों के लिए तो गलत है ही, पर डेमोक्रेसी चलने के लिए भी बहुत गलत है। अभी राजा का बेटा अगर राजा बनेगा, पर राजा अगर काबिल है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, उसमें एबिलिटीज है राजा बनने की, पर ऐसा जरूरी नहीं ना उसकी बेटे में भी एबिलिटीज होगी राजा बनने की। ये अगर बेटा बेवकूफ निकला तो गवर्नमेंट कैसे चलाएगा, ठीक है, ये प्रॉब्लम हो जाता है। सेकेंड चैलेंज, डायनेस्टिक सक्सेशन। थर्ड चैलेंज क्या है, ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पार्टीज। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे पैसा बढ़ते बढ़ते जा रहा है, तो वैसे जो बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, बिजनेसमैन होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन। अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका मेन एजेंडा होता है इलेक्शन में जीतना, वो भले ही कैसी भी हो, पैसा फेंक के हो, दम जबरदस्ती करके हो, दादागिरी करके, उनको क्या करना होता है, इलेक्शन जीतना ही होता है। तो वो क्या करते हैं, ऐसे शॉर्टकट्स ढूंढते हैं इलेक्शन में जीतने के लिए। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट्स हु हैव एंड रेज लॉट ऑफ मनी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अगर पैसा फेंकना है तो पैसे वाले कैंडिडेट्स को खड़ा करती है, मतलब बिजनेसमैन के जो लोग होंगे जिसके ऊपर पैसा लगाया जाएगा, उसी आदमी को वो कैंडिडेट रखेंगे। अगर मेरे को कैंडिडेट बनना है तो मैं बीजेपी के पास जाऊंगा, कांग्रेस के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मैं पार्टी को 50 करोड़ रुपए फंड करने वाला हूं, मेरे को अगले साल कैंडिडेट, लोकसभा कैंडिडेट में खड़ा करो, आपका टिकट दो, आपके पार्टी का टिकट दीजिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, जो पैसे फेंकता है उसी को अपना कैंडिडेट बना देती है, पैसे की जरूरत होती है पार्टी को। रिच पीपल एंड कंपनीज ऑल्सो गिव फंड्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द पार्टी। मतलब क्या, जो पैसे वाले लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल अंबानी है, अडानी है, ये क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग करते हैं। अभी जो अंबानी अडानी ने बोल दिया कि जो मार्केट है वो हमारे हिसाब से चलना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को, तो पॉलिटिकल पार्टीज को इनको सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए, पैसे दिए, पॉलिटिकल पार्टी चलती है, पैसे से चलती है। पैसा कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये बिजनेसमैन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर ये बिजनेसमैन ने बोल दिया कि ये कंपनी जो है, बाहर की कंपनी, यूएस की कंपनी इंडिया में नहीं आनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक श्योर करेगी कि यूएस की कंपनी इंडिया में नहीं आए। ये बात समझ में आ रही है? ये बड़ा पॉलिटिक्स चलता रहता है ये पैसे वाले लोगों की वजह से। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। अभी इसके वजह से जो पार्टीज भी होती है वो क्या करती है, ज्यादा क्रिमिनल लोगों को भी सपोर्ट करती है। क्रिमिनल लोग जो होते हैं वो दादागिरी करके, उनका जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसमें उनका डोमिनेंस होता है। अब डोमिनेंस होने के बाद वो क्या करता है, हर कोई एरिया का आदमी उनसे डर रहा होता है, तो वो जो वोट होता है वो जबरदस्ती उनसे छीन लेते हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज ये सारी गलतियां करती है, चैलेंजेस होते हैं। फोर्थ चैलेंज, lack of meaningful choices to the voters. In the recent years, there has been a decline in the ideological differences among the parties in the most parties of the world. मतलब क्या हो गया है कि ideological differences parties में बढ़ गए। फॉर एग्जाम्पल हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इनमें ideological differences बहुत ज्यादा है। इंडिया में अगर बात करो तो बीजेपी जो है वो हिंदुत्व पे चलती है,
हिंदू कांग्रेस जो है ये सेक्युलरिज्म पे चलती है, ठीक है। अभी आइडियोलॉजी का डिफरेंस इतना है कि लोग इसमें बहुत ज्यादा डिवाइड हो गए। पर अगर बाहर की कंट्रीज के अगर हम पार्टीज देखेंगे, अगर हम यूएसए की बात करेंगे, यूएसए में डेमोक्रेट्स है, ठीक है, और रिपब्लिकन्स है। ये रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के आइडियोलॉजी में इतना कोई डिफरेंस नहीं है जितना इंडिया में बीजेपी और कांग्रेस में है। ये बात समझ में आ रही है कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है वो आइडियोलॉजी रिलीजन के हिसाब से चलता है, पर यूएसए का जो पॉलिटिक्स है वो रिलीजन के हिसाब से नहीं चलता। इसलिए इन दोनों में डिफरेंस बहुत कम है। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द मोस्ट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल द डिफरेंस बिटवीन द लेबर पार्टी एंड द कंजर्वेटिव पार्टी इन ब्रिटेन इज वेरी लिटिल। अभी ब्रिटेन में जो दो पार्टी, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव, वो दोनों में पार्टी में डिफरेंस बहुत कम है। They agree on more fundamental aspect but differ only in the details on how policies are to be framed and implemented। मतलब उनका डिफरेंस इतना ही रहता है कि जो पॉलिसीज है वो कैसी फ्रेम करनी चाहिए। पर इंडिया में बीजेपी कांग्रेस का डिफरेंस जो होता है वो रिलीजन पे आ जाता है। ये बात समझ में आ रही है? तो ये झगड़े इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में हो जाते हैं। In our country too, the difference among all the major parties on the economic policies have reduced। पर इंडिया में भी क्या हो गया है, जो डिफरेंसेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर कीप शिफ्टिंग वन पार्टी टू द अनदर। मतलब जो लोग होते हैं, लोग भी कंफ्यूज हो गए कि अभी इलेक्ट कैसे किया जाए, क्योंकि जो एक आदमी जो लीडर होता है, वो लीडर इलेक्ट होने के बाद अगर शिवसेना का आदमी है, ठीक है, शिवसेना से इलेक्ट हो गया, शिवसेना से टिकट लेके इलेक्ट हो गया है, वो शिवसेना को छोड़ के इलेक्शन जीतने के बाद शिवसेना को छोड़ के बीजेपी में चला जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स भी लोगों को हो जाते हैं कि अभी आइडियोलॉजी से क्या ही फर्क पड़ रहा है। जो पार्टीज है, जो लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट ही हो रहे हैं। हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म? अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें क्या क्या चेंजेस ला जा सकते हैं। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, ठीक है, और बेहतर पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे बनाया जा सकता है। इन ऑर्डर टू फेस दिस चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टीज नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब क्या? अभी एंटी डिफेक्शन लॉ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज and MPs from the changing parties defection. Law says if any MLA or MP changes parties, he or she will lose the seat in the legislature. The new law has helped bring defection down. अभी यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। एंटी डिफेक्शन लॉ जो होता है, ये लॉ बनाया गया था जो MLAs है या जो MPs है, MPs और MLAs। अभी क्या होता है, कोई एक आदमी है, एक कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट, उसको इलेक्शन में खड़ा होना है, वो जा रहा है शिवसेना के पास, ठीक है, शिवसेना के पास वो जा रहा है, शिवसेना को बोलता है कि मैं आपकी तरफ से इलेक्शन में खड़ा होता हूं, आप मेरे को आपके पार्टी का टिकट दीजिए। अब ये पार्टी जब शिवसेना जब उसको टिकट देती है ये आदमी को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आदमी को बैक कौन कर रहा है, शिवसेना बैक करे। मतलब ये आदमी किसका हो गया, शिवसेना का हो गया। अभी जहां पे भी शिवसेना का प्रेजेंस है, लोग तो पार्टी के नाम से ही वोट कर देते हैं, ठीक है। अब ये आदमी जब इलेक्ट हो जाता है, शिवसेना के नाम से इलेक्ट हो जाता है, और इलेक्शन होने के बाद विद इन 1 ईयर या 2 इयर्स वो क्या कर देता है, शिवसेना को छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाता है, जैसे कि बीजेपी में। तो बीजेपी में जब ये चले जाता है तो क्या हो जाता है, पार्टी के टिकट से तो ये चुन के आया, शिवसेना का नाम यूज करके चुन के आया, और वापस किस में जा रहा है, बीजेपी में जा रहा है। ये तो गलत बात है। इसी को ये करने के लिए, इसी को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया था, इसी को बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। मतलब जो भी आदमी, अभी ये आदमी जो बीजेपी में गया है, जिसने पार्टी चेंज करके बीजेपी के पास गया है, उसकी जो सीट है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? इसको बोला जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ। लॉ सेज इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और शी विल लूज द सीट। मतलब वो क्या, अगर इलेक्शन जीत भी गया पर फिर भी वो अपनी सीट क्या कर देगा, लूज कर देगा। दिस न्यू लॉ हैज हेल्प ब्रिंग डाउन डिफेक्शन। इसी लॉ की वजह से आज पार्टी थोड़ी बहुत स्टेबल रहती है। चेंजिंग पार्टी एलिजेंस फ्रॉम पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडी टू द डिफरेंट पार्टी। एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में चले जाना। डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस। द सुप्रीम कोर्ट पास एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने पॉलिटिक्स में जो क्रिमिनलाइजेशन हो रहा था, बहुत क्रिमिनल्स बढ़ने लग गए थे और पैसे का जो डोमिनेंस है वो बढ़ने लग गया था। पैसे का डोमिनेंस और एक क्रिमिनल्स का डोमिनेंस कम करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या करना चालू कर दिया, सब कैंडिडेट जितने भी इलेक्शन के हैं उनको एक कंपलसरी एफिडेविट लिखने के लिए बोला। एफिडेविट क्या होता है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, एक साइन डॉक्यूमेंट होता है वेयर अ पर्सन मेक सॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज पर्सनल इंफॉर्मेशन। मतलब वो एक ऐसा एक प्रॉमिस देता है कि एफिडेविट में जो भी मैंने मेरी इंफॉर्मेशन दी है कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी है,
मेरे बच्चे कितने हैं, मेरी शादी हुई है नहीं हुई है, ठीक है, मेरे ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने चल रहे हैं, ये सब ऑथेंटिक डेटा ये एफिडेविट में देता है। अगर ये एफिडेविट में उसने गलती से या गलत बोल दिया या झूठा कुछ लिख दिया तो उसके ऊपर आगे केस हो सकता है या उसकी सीट भी जा सकती है। ये एफिडेविट अभी किसने करने बोला? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जितने भी पॉलिटिशियंस है जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़े होने वाले उनको कंपलसरी एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट में उनको क्या देना है? उनकी पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, उनके बिजनेसेस कितने सारे, कितना पैसा वो कमा रहे, कितने क्रिमिनल केस उनके ऊपर चल रहे, कितने रेप केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे, कितने सीरियस मर्डर केसेस उनके अगेंस्ट चल रहे, ये सब उनको इन डिटेल लोगों के सामने पेश करना पड़ेगा। लोगों के सामने पेश करेंगे तभी लोग क्या करेंगे? उनको इलेक्ट करेंगे। बट देर इज नो सिस्टम ऑफ द चेक इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इट्स ट्रू। मतलब ऐसी कोई सिस्टम नहीं है, ऑथेंटिकेट सिस्टम नहीं है कि वो पॉलिटिशियन को पनिशमेंट मिले। फाइल एन इनकम टैक्स रिटर्न। द इलेक्शन कमीशन हैज पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग नेसेसरी फॉर द पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन एंड फाइल द इनकम टैक्स रिटर्न। अभी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इन्होंने सब पॉलिटिकल पार्टीज को बोल दिया तुमको क्या अपना भरना है? इनकम टैक्स भरना है। पॉलिटिकल पार्टीज में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा फ्लो हो रहा है, कौन कितने कितने लोग उसको पैसा डोनेट कर रहे हैं, तो जिससे क्या हो जाता है? पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक कंट्रोल आ जाता है पैसे से, क्योंकि जो पॉलिटिक्स है इलेक्शन में सबसे ज्यादा पैसा यूज किया जाता है, ठीक है, लोगों के वोट खरीदने के लिए पैसा यूज किया जाता है। तो इसीलिए ये इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके ऊपर अभी क्या क्या किया गया? उनको अभी इनकम टैक्स भरना है खुद का, कि कितना पॉलिटिकल पार्टीज जो है पैसा उनके पास आ रहा है, वो कितना पैसा कहाँ पे यूज कर रही है, ये सब इन डिटेल इंफॉर्मेशन उनको इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ती है। अदर सजेशन टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी पॉलिटिकल पार्टीज में और चेंजेस लाने के लिए और क्या क्या रिफॉर्म्स, मतलब और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब इंटरनल डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज में सेटअप होनी चाहिए। इंटरनल डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जो जितने भी लोग हैं, अगर पॉलिटिकल पार्टी में एक पॉलिटिकल पार्टी में फॉर एग्जांपल 10 लोग हैं, तो सब 10 लोगों के बारे में सोचा जाना चाहिए। सब लोगों को डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी मिलना चाहिए। टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट मेंबर, मतलब उन्होंने रजिस्टर भी मेंटेन करना चाहिए कि हमारे पार्टी में कितने मेंबर्स है, उसका लीडर कौन है, ये एक रजिस्टर होना चाहिए। फॉलो इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल बुक होता है, तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी क्या करना चाहिए? अपना खुद का रूल बुक फॉलो करना चाहिए और रूल के हिसाब से चलना चाहिए, ना कि जो बड़े लीडर्स है उनके हिसाब से चलना चाहिए। दे हैव अ इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनको एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, नहीं कि जो आदमी सीनियर है इसलिए उसको एक अथॉरिटी बना दिया। एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए जिसमें सब मेंबर्स को वो क्या दे? इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे। टू एक्ट एज अ जज इन द केस ऑफ अ पार्टी डिस्प्यूट, मतलब अगर पार्टीज में 2 मेंबर्स में झगड़ा हो जाता है, ठीक है, अगर 2 मेंबर्स में झगड़ा हो रहा है तो दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ऐसा भी पार्टीज में होना चाहिए। टू होल्ड ओपन इलेक्शन टू द हाईएस्ट पोस्ट। अगर फॉर एग्जांपल हाईएस्ट पोस्ट है, बीजेपी की बात करें, बीजेपी में क्या है? बीजेपी में अगर प्राइम मिनिस्टर बन रहा है तो प्राइम मिनिस्टर कौन सा आदमी बनना चाहिए, ये इसके लिए क्या होने चाहिए? बीजेपी में इलेक्शंस होने चाहिए, ना कि बस मोदी के नाम से अगर इलेक्शन हो रहा है, मोदी जीतते आ रहे हैं, मोदी सीनियर लीडर है इसलिए उसको प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए, ऐसा नहीं। पार्टी के जितने भी मेंबर्स है उसमें इलेक्शन होना चाहिए कि पार्टी के कौन से आदमी को उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ठीक है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द वुमेन, मतलब क्या होना चाहिए? वुमेन का भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ना चाहिए। अभी रिसेंटली वुमेन बिल पास हुआ है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो रहा नहीं अभी। दिस शुड बी अ स्टेट फंडिंग, देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो सरकार है, वो सरकार ने पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए? फंड करना चाहिए, पैसे देने चाहिए, काहे के लिए? इलेक्शन में यूज करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं इलेक्शन में पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो वो क्या करते हैं? बाकी फालतू एक्टिविटीज करते हैं, फ्रॉड कर देंगे, करप्शन कर देंगे, ठीक है, किसी बिजनेसमैन से पैसे मांग लेंगे। तो ये चीजें कम करने के लिए क्या ये इनिशिएटिव है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना है, जिससे कि क्या करे? पॉलिटिकल पार्टीज है वो करप्शन कम करे। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट द इलेक्शन एक्सपेंसेस, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करना चाहिए? पार्टीज, हर एक पार्टी के इलेक्शन एक्सपेंसेस को चलाने के लिए जितना तो भी पैसा देना चाहिए। नहीं तो ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? जब गवर्नमेंट में आती है, करप्शन करती है, पैसा कमाती है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वही पैसा वापस यूज होता है। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड, मतलब ये सपोर्ट है वो दूसरी इसमें भी दिया जा सकता है। पेट्रोल में जो इलेक्शन जो पार्टीज है उनके जो मेंबर्स हैं उनके गाड़ी में पेट्रोल फ्री कर सकते हैं, उनको पेपर जो न्यूज़पेपर्स है उसमें जो फ्री एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, उनको टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और इट कुड बी गिवन इन कैश, मतलब सीधा पैसा भी दे सकते हो, तुम अपने हिसाब से खर्चा करो। द बेसिस ऑफ द वोट सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन, मतलब लास्ट बेसिस पे उनको जैसे वोट मिले, अगर जो पार्टी है जिसको लास्ट इसमें ज्यादा वोट मिले हैं तो उसको ज्यादा पैसा दो,
कम वोट मिले तो उसको कम पैसा दो, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सरकार ने पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा देना चाहिए। ओवर रेगुलेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। अगर पॉलिटिकल पार्टीज पे ज्यादा ही रूल्स रेगुलेशन लगा दिए तो पार्टीज फंक्शन करना बंद कर देगी, फंक्शनिंग जो है पार्टी का वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, अगर ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगा दिए तो। दिस कुड फोर्स ऑल द पार्टीज टू फाइंड द वे टू चीट द लॉ। मतलब अगर ज्यादा रूल्स रेगुलेशन लगा दिए तो आदमी जो पॉलिटिकल पार्टीज में वो तो ह्यूमंस ही है, और ह्यूमंस की तो बाय नेचर ही क्या है कि वो एक ना दूसरा रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो ये पॉलिटिशियन भी क्या कर देंगे, कुछ दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए चीट करना चालू कर देंगे, शॉर्टकट्स यूज करेंगे। Besides, political parties will not agree to pass a law that they do not like। और जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो कोई ऐसा लॉ पास नहीं करेंगे जो वो उनको पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लोक अदालत एक्ट, लोक आयुक्त एक्ट, तो कौन सा लॉ हो सकता है, वो एंटी करप्शन लॉ हो सकता है, ठीक है। ये पॉलिटिकल लोग कभी पास नहीं करेंगे, ठीक है, ऐसे कुछ लॉज होते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर टू अदर वेज इन विच द पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। अभी दो अलग वेज भी हो सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है। पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज। अभी जो लोग है, जो कंट्री की जनता है, वही गवर्नमेंट पे क्या कर सकती है, प्रेशर ला सकती है कि आप जो है आपका जो गवर्नेंस है वो चेंज करो, कंट्री कैसे चला रहा है आपके पॉलिसीज चेंज करो, आपका जो पार्टी कैसे चल रहा है उसके हिसाब से लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर कर सकते हैं। कैसे प्रेशर कर सकते हैं, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है, देश बंद कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज कैन इंप्रूव इफ दोज हु वांट टू दिस ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, लोग अगर खुद पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट करें और पार्टी में जाके फिर अंदर से चेंज लाए पार्टी में, तो ऐसा भी हो सकता है। द क्वालिटी ऑफ द डेमोक्रेसी डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। अभी डेमोक्रेसी कैसी चलनी चाहिए, डेमोक्रेसी में कितने प्रिंसिपल्स फॉलो करनी चाहिए, किसके ऊपर डिपेंड होता है, कंट्री के लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हो, अगर आप गवर्नमेंट को अपोज नहीं कर रहे हो, तो ये जो ऐसा डेमोक्रेसी होता है वो क्या हो जाता है, वो एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो जाता है। If the political parties feel that they would lose public support by not taking up reforms, they would become more serious about the reforms। मतलब अगर पॉलिटिकल पार्टीज को लगने लग गया कि अगर लोगों के डिमांड्स हम लोगों ने पूरे नहीं किए तो लोग अपने को नेक्स्ट इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तो इसलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो क्या करती है, सीरियसली लेती है। फॉर एग्जाम्पल 2019 में फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया था, ठीक है, जो लॉज बनाए थे मोदी गवर्नमेंट ने वो लॉज वापस पीछे ले लिए थे, 1 साल उनका प्रोटेस्ट चला था। तो ये क्या, ये एक एग्जांपल है कि जो लोग हैं अगर खुद प्रोटेस्ट करें तो गवर्नमेंट भी पीछे हट जाता है। इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिक्स इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज फ्रॉम आउटसाइड। मतलब अगर लोग जो है, अगर पीपल जो है वो अगर बाहर से ही क्रिटिसाइज करते रहे कि नहीं पॉलिटिक्स खराब है, पॉलिटिकल पार्टीज अच्छे काम नहीं करते, करप्शन करते, अगर ये तुमको चेंज करना है तो तुमको पॉलिटिक्स में खुद एंटर करना पड़ेगा। तुम बाहर से बस गालियां देके, बाहर से क्रिटिसाइज करके काम नहीं होगा। यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। ये जो चैप्टर है मैं पूरा इन डिटेल कवर किया है। इफ यू पीपल स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है, एंड फॉर माई मोर वीडियोज यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।